तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई Amazon प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा मिर्जापुर सीजन 3 को। सच कहूं तो इस सीरीज की हाइप इंडियन ऑडियंस में काफी ज्यादा है। ये सीरीज काफी बवाल है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और मैं यहाँ पर इंट्रो में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इससे पहले आप में से कोई हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब अपनी सीजन 3 की कहानी की शुरुआत होती है मीना त्रिपाठी के अंतिम संस्कार से, जहां पर उसकी पत्नी माधुरी उसको अग्नि प्रदान करती है और उसके बाद वो मीडिया वालों को एक इमोशनल स्पीच देती है और ये आश्वासन देती है कि प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उसकी है और वो अब इस प्रदेश को साफ करके ही रहेगी। एंड तभी हमें ये भी पता चलता है कि माधुरी का इरादा सिर्फ प्रदेश को साफ करने का ही नहीं था, बल्कि वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार उस मिर्जापुर की गद्दी को भी समझती है, इसलिए अब वो उसे भी खत्म करेगी। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोर्ट में रमाकांत पंडित, जो कि गुड्डू पंडित के पिताजी हैं, वो खुद को सरेंडर करने आए हैं क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने अपने बेटे गुड्डू की जान को बचाने के लिए एसएसपी आरएस मौर्य को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। अब रमाकांत पंडित जी को कोर्ट अगली पेशी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि रमाकांत पंडित जी को कस्टडी के लिए पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गुड्डू अपने गैंग के साथ पहुँच जाता है अपने पापा से बात करने के लिए। पुलिस वाले भी उसे नहीं रोकते हैं, उल्टा ऐसा लगता है कि वो पुलिस वाले गुड्डू के लिए ही काम करते हैं। फिर वो अपने पापा से कहता है कि क्या जरूरत थी खुद को सरेंडर करने की, मैं आपकी जगह किसी क्रिमिनल को सरेंडर करवा देता, लेकिन रमाकांत जी इसके लिए मना कर देते हैं। फिर गुड्डू कहता है कि आप तो खुद वकील है ना, अपने लिए ना सही तो कम से कम माँ और डिम्पी के लिए ही, लेकिन रमाकांत जी इसके लिए भी मना कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि शरद शुक्ला सीएम माधुरी से मिलने आते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि माधुरी जी आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ, हम यहाँ आपसे कोई डील करने नहीं आए हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि बाप का साया हट जाने के बाद कैसा लगता है और अब मुन्ना के जाने के बाद तो हम दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मुन्ना हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिए थे, तो अब बारी हमारी है। देन अगला सीन शुरू होता है आजमगढ़ से, जहाँ पे हम देखते हैं गोलू को, जो कि अब गुड्डू पंडित के साथ काम करती है। गोलू आजमगढ़ किसी को ढूंढने आई थी। फिर वो और उसकी गैंग मेंबर्स एक लड़के का पीछा करते हैं, लेकिन छत के ऊपर से एक बच्चा उनको फॉलो कर रहा होता है और वो बच्चा आजमगढ़ के बाहुबली को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं गन्स के साथ, जिसपे वो बाहुबली के आदमी गोलू के सामने उस लड़के का गर्दन काट डालते हैं जिसने उसे उस जगह का पता बताया था। एक्चुअल में उस बेचारे लड़के ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था, वो तो गोलू उसका पीछा करके वहाँ पहुँची थी। और वो बाहुबली कहता है कि ये मिर्जापुर नहीं है, यहाँ हमारा राज चलता है, जिसपे गोलू कहती है कि पूरा पूर्वांचल गुड्डू भैया के अंदर आता है। तब वो बाहुबली कहता है कि ये अभी फिक्स नहीं हुआ है कि गद्दी पे कौन बैठेगा। फिर गोलू को ये कहकर जाने देता है कि लड़की हो इसलिए इस बार जिंदा जाने दे रहे हैं, अगले बार से ये मौका नहीं मिलेगा। अगली सीन में गुड्डू भैया सीधा पुलिस स्टेशन घुस जाते हैं अपने गैंग के साथ और वहाँ जाकर अपने पापा के स्कूटर को वापस घर लाते हैं, जो कि उनके पापा ने ही कहा था। जब उनकी मुलाकात कस्टडी में जाने के टाइम पे हुई थी, तो गुड्डू भैया अपने घर जाकर अपनी माँ को समझाते हैं कि माँ तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, तुम और डिम्पी चलो हमारे साथ, लेकिन उनकी माँ जाने से मना कर देती है, यह कहकर कि इतने बड़े बाहुबली की माँ है, हमें कौन मारेगा। गुड्डू भैया समझ गए थे कि उनकी माँ उन्हें ताना मार रही है और वो उनके साथ नहीं जाने वाली। फिर नेक्स्ट सीन में सीएम माधुरी आईपीएस ऑफिसर विशुदानंद दुबे से मिलती है, जहाँ पर वो गुड्डू भैया को मारने के लिए उस ऑफिसर से कहती है, मगर इतना ध्यान रखने को कहती है कि बीना त्रिपाठी और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गुड्डू के कब्जे में है। अगले सीन में बीना त्रिपाठी को अपने बच्चे के साथ दिखाया जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ गोलू भी आ जाती है और बीना गोलू से कहती है कि कब तक अंधेरे में तीर मारते रहेंगे, समझ लो और तसल्ली से कोई तरीका ढूंढो। तो बेसिकली यहाँ पर गोलू और गुड्डू कालीन भैया को ढूंढ रहे हैं, जो कि मुन्ना के मौत के बाद से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तभी गोलू कहती है कि टाइम ही तो नहीं है भाभी, पश्चिम यूपी से अरकरा आया है, अब्बास अली मीर ने अपने आदमी भेजे हैं, क्योंकि अगले हफ्ते ही बैठक है पूर्वांचल के नए मुखिया के चुनाव के लिए। फिर इन सारी बातों को गोलू गुड्डू भैया को भी बताती है, जिन पर उनका ये कहना होता है कि सारे बाहुबलियों को मैसेज करिए और उनसे कहिए कि अपना लॉयल्टी प्रूव करें, और अगर नहीं करते हैं तो दुश्मन में गिने जाएंगे। अगला सीन हमें जौनपुर का दिखाया जाता है, जहां 3-4 बाहुबली शरद शुक्ला से मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि बैठक से पहले आप लोग बाकी बाहुबलियों से मिलकर उन्हें अपनी तरफ खींचिए, लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी पैदा करनी है। फिर शरद शुक्ला की माँ उससे कहती है कि पश्चिम के मीडिएटर से जाके मिलो। देन अगला सीन हमें मेरठ का दिखाया जाता है, जहाँ पर शरद शुक्ला मुनावर से मिलने आते हैं अपनी माँ के कहने पर। देन अगले सीन में एक आदमी गुड्डू भैया को ये बताता है कि शरद शुक्ला
शुक्ला दोनों तरफ फील्डिंग कर रहा है और तो और आप लोगों के अगेंस्ट माहौल बना रहा है। फिर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब पूर्वांचल के मुखिया का चुनाव होना था। सभी बाहुबली लोग प्रयागराज जाते हैं और मीटिंग की शुरुआत करते हैं मुनावर नियाजी। सभी लोग मीटिंग में आ चुके थे सिवाय गुड्डू भैया के। इसीलिए शरद शुक्ला इस पर कहता है कि जो व्यक्ति बैठक के परंपरा का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी भी गद्दी या दावेदारी के योग्य नहीं है। देन मुनावर शरद से पूछता है तुम्हारी क्या राय है, तो उस पे शरद कहता है कि जौनपुर को ही दे देनी चाहिए पावर। लेकिन तभी अचानक से गुड्डू भैया आ जाते हैं और फिर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन इसी बीच शरद और गुड्डू एक दूसरे की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये बेइज्जती तुरंत हाथापाई में बदल जाती है। फिर मुनावर का आदमी गन फायर करके माहौल को शांत करता है। तभी मुनावर कहता है कि इसका मतलब साफ है कि गद्दी के दो दावेदार हैं। तो शरद और गुड्डू तुम दोनों के पास दशहरे तक का वक्त है अपनी अपनी दावेदारी पेश करने का। फिर बैठक खत्म हो जाती है और सभी लोग खाने के लिए जाते हैं। पर गुड्डू भैया शरद से ये पूछते हैं कि किसके दम पे तुम उछल रहे हो बे। तो शरद बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और तभी गोलू ये समझ जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ कालीन भैया के दम पे उड़ रहा है। जिस पे गुड्डू भैया कहते हैं कि इसके सभी इलाकों को तो हमने छान लिया है। फिर गोलू कहती है कि जिनके पेट में दांत होते हैं ना उनके ठिकाने भी बहुत होते हैं। देन अगले सीन में हम शरद शुक्ला को सिवान जाते हुए देखते हैं जहाँ पर उसने और भरत त्यागी ने कालीन भैया को छुपा कर रखा था। अब कालीन भैया तो कोमा में थे लेकिन उनका इलाज चल रहा था, जिस पर डॉक्टर कहता है इन्हें सेप्सिस शॉक का रिस्क है, कोमा इंड्यूस करना पड़ेगा। तभी शरद कहता है रिस्क लीजिए और पूरी तरह इन्हें जीवित कीजिए क्योंकि कोमा में ये किसी काम के नहीं है। और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा मिर्जापुर सीजन 3 का एपिसोड 1 हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई अमेज़न प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा मिर्जापुर सीजन 3 के एपिसोड 2 को। मैंने पहले ही एपिसोड 1 को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है देन सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और उसे देखो। और मैं यहाँ इंट्रो में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो शुरू। तो कहानी शुरू होती है उन्नाव नाम की एक जगह से जहाँ पर कुछ गुंडे मिलकर 3 लोगों को मार देते हैं। तभी उन गुंडे के लीडर को आईजी का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें मिर्जापुर जाकर गुड्डू पंडित को निपटाना होगा। इन शॉर्ट बोलो तो वो आईजी इनको गुड्डू पंडित की सुपारी देता है। अगले सीन में शरद और भरत त्यागी की बात हो रही थी कि हम समझते हैं इस फीलिंग को जो तुम फील कर रहे हो। एक टाइम पे हम भी अपने पापा के मौत का जिम्मेदार खुद को समझते थे, जैसे तुम आज छोटे की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहे हो। अरे यार छोटे मतलब भरत त्यागी का जुड़वा भाई जो मर गया था। फिर आते हैं दद्दा त्यागी और शरद से पूछते हैं कि जिस आदमी को तुम्हारे बाप से इतना नफरत रहा तुम उसकी जान काहे बचा रहे हो। तो शरद कहता है कि मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के लिए कालीन भैया का हमारे साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन तभी हमें दद्दा त्यागी के मंसूबों का पता चलता है कि आखिरकार वो इनकी मदद क्यों कर रहे हैं। जिस पर शरद कहता है कि फिक्र मत कीजिए, गुड्डू को गिराने से पहले गोलू का सर आपके पैरों में होगा। अगले सीन में आईजी के गुंडे लोग गुड्डू पंडित के घर का जायजा ले रहे थे कि आखिर इतनी सिक्योरिटी क्यों है, किसका घर है ये सब। तभी उन्हीं गुंडों में से एक पानी की टंकी पे से गुड्डू पंडित को गोली मारने वाला था, लेकिन हवा की वजह से और बीच में कुछ लोगों के आने की वजह से वो गुड्डू पंडित पे गोली नहीं चला पाता है। देन गुड्डू अपनी कट्टे की फैक्ट्री जाता है जहाँ पर उसका पीछा वो गुंडे के आदमी कर रहे थे जस्ट फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्डू पंडित की आखिरकार उसका दिनचर्या क्या है। तभी गुड्डू फैक्ट्री के कर्मचारियों से पूछता है कि बहन चो धंधा इतना मंदा क्यों चल रहा है, और फिर वो नए वर्कर्स को हायर करता है। फिर अगला सीन हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ पर रमाकांत जी को निर्वस्त्र होकर खांसने को कहा जाता है। एंड अगला सीन डिम्पी के घर का होता है जहाँ पर वो जज साहब को कहती है कि अंकल आप इस केस को जितना लंबा खींच सकते हैं खींचिए, ताकि हमें समय मिल जाए पापा को मनाने का कि वो अपना केस खुद लड़ लें। और हमको पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई सबूत जरूर हो जिससे पापा बेगुनाह साबित हो जाए। फिर अगला सीन गुड्डू भैया के घर का होता है जहाँ वो गोलू, बीना त्रिपाठी और गोलू के पापा जमीन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि जेपी यादव ने मुन्ना के नाम कर दी थी, क्योंकि आखिरकार उनकी भतीजी से शादी भी तो किए थे। लेकिन अब मुन्ना के मरने से पहले इस जमीन की बेनिफिशियरी सीएम माधुरी के नाम कर दी थी, यानी कि उनकी धर्म पत्नी के नाम। अब देखो इनको जमीन इसलिए चाहिए थी क्योंकि इनको उस पर करनी थी अफीम की खेती, मगर ये तो पॉसिबल तभी होता जब उसका बेनिफिशियरी कालीन भैया के नाम होता। खैर बीना त्रिपाठी यहीं पर कहती हैं कि अफीम से मतलब है अवैधानिक हो या वैधानिक, अफीम पे कंट्रोल मतलब पूरे पूर्वांचल पे कंट्रोल। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रही थी कि वो रऊफ लाला से हाथ मिला
रहे, लेकिन लाला तो जेल में था, जिस पर बीना का ये कहना होता है कि वो जेल में है ना, लेकिन उसकी बेटी तो नहीं। वैसे भी आपका उसकी बेटी से तो बनता ही है। तभी गुड्डू भैया गुस्सा हो जाते हैं, और वो गुस्सा क्यों होते हैं इसके लिए आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा। खैर तो गोलू के पापा उसको एक मंत्री का पता देते हैं, जिसको जेपी यादव के बारे में पता होता है और इनको उनसे मिलवा सकता है। फिर अगले सीन में शरद जेल जाता है लाला से डील करने के लिए, जहाँ पर वो उससे ये भी कहता है कि आपका बेल जो अटका हुआ है वो भी हम करवा सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सीधे पहुंचते हैं सीएम ऑफिस, जहां सभी मंत्री इंक्लूडिंग सीएम माधुरी, जहां पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी आने वाली स्कीम्स के ऊपर, जहां पर उन सभी मिनिस्टर्स का हेड सोलंकी और बाकी लोग मिलकर सीएम माधुरी को अपनी कठपुतली बनाना चाहते थे, मगर सीएम माधुरी ने ऐसा होने नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में वो गुंडे जो गुड्डू को मारने आए थे वो सारा रिपोर्ट आईजी दुबे को देते हैं, जिसपे वो गुंडे कुछ पैसों की डिमांड आईजी दुबे से करते हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि गुड्डू को बॉडी बिल्डिंग का शौक है। जिसके बाद अगले ही दिन गुड्डू के पुराने टीचर उसको मिस्टर पूर्वांचल कंपटीशन में एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर निमंत्रण देने आए थे, जिसमें कि वो बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे इनविटेशन देने आए थे, जिसको देखने के बाद गोलू कहती है कि मत जाइएगा, लास्ट मोमेंट बोल रहे हैं, जाना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन गुड्डू भैया का कहना था कि हम तो जाएंगे, तो गोलू कहती है ठीक है, तब हम भी भदोही जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और हम भी चलेंगे आपके साथ। लेकिन गुड्डू मना कर देता है कि कोई प्लान कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, जिसपे गोलू कहती है ठीक है, फिर हमारे आने का वेट कीजिएगा। फिर अगले ही दिन गोलू निकल जाती है भदोही के लिए, ताकि वो उस मंत्री से मिल पाए जो कि उससे और गुड्डू भैया को जेपी यादव से मिलवाएगा। वहाँ पहुँचकर उनका डील होता है, आप उनको जेपी यादव का पता बताइए और हम आपको वो देंगे जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। फिर आखिरकार बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ पर गुड्डू भैया बिना गोलू के आए ही चले जाते हैं, और तभी हम ये देखते हैं कि आईजी दुबे का हायर किया वो मेन गुंडा गुड्डू की टीचर से सेटिंग करके वो अपनी गैंग के साथ इस प्रोग्राम में घुस गया था, जहाँ पर वो टीचर कहता है कि सुल्तान जी बहुत बड़े स्टार हैं, अब आप गुड्डू भैया को भी चीफ गेस्ट बना दिए, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। फिर कुछ देर बाद ही वो दूसरा चीफ गेस्ट जो कि फिल्म स्टार सुल्तान था वो भी आ जाता है, और ये बात गुड्डू भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऊपर से ये सुल्तान गुड्डू भैया को नहीं जानता था, तो उनके साथ अलग ही बकचोदी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि गोलू जाम में फंसी हुई थी। फिर अगली सीन में गुड्डू भैया के एक आदमी को उन गुंडों में से एक पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसका पीछा भी करता है, और जैसे ही उसको पता चलता है कि ये गुड्डू भैया को मारने ही आया है, वैसे ही वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसको उस गुंडे का साथी ही मार डालता है। फिर धीरे धीरे करके गुड्डू भैया के सभी लोगों को वो सब मार देते हैं। फिर टाइम आता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसी के लिए गुड्डू भैया स्टेज पे जा रहे होते हैं कि तभी वो लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह गुड्डू भैया बच जाते हैं और धीरे धीरे करके सबको मारते हैं। लेकिन जैसे ही गुड्डू भैया बाकियों को मार के भाग रहे होते हैं, वैसे ही वो मेन गुंडा गन लेकर खड़ा हो जाता है गुड्डू भैया के सामने, और अचानक से गोलू अपनी गाड़ी से उस आदमी को ठोक देती है, लेकिन उस टाइम वो मरा नहीं था, इसलिए गुड्डू भैया उसको मारने जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर सुल्तान भी आ जाता है और गुड्डू भैया सुल्तान को भी मार देते उस गुंडे के गन से, जो कि सरकारी गन, और फिर वो गुंडा भी मर जाता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता है, जिसके बाद सभी मीडिया वाले आईजी दुबे से सवाल कर रहे थे कि मृतकों के शरीर से 9 mm की गोली बरामद हुई है, जो कि पुलिस वेपन है। जिसके बाद आईजी दुबे पे इंक्वायरी बैठ जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। आगे की एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई Amazon प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा मिर्जापुर सीजन 3 के एपिसोड 3 को। मैंने पहले ही एपिसोड 1 और 2 एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है देन सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और देखो। और मैं यहाँ इंट्रो में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इससे पहले आप में से कोई भी हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। तो कहानी शुरू होती है जब रॉबिन जेल जाता है रमा
रमाकांत पंडित से मिलने। बेसिकली उसका इंटेंशन यही होता है कि वो किसी तरह रमाकांत पंडित को खुद का केस लड़ने के लिए मना ले और अपनी पत्नी और बच्ची का ख्याल रखें। मगर रमाकांत पंडित जी केस लड़ने से साफ मना कर देते हैं। उल्टा रॉबिन जो उसकी बेटी से प्यार करता है उसी को अपने परिवार की जिम्मेदारी दे देते हैं और कहते हैं जाओ बेटा जाके डिम्पी और उसकी मम्मी का ध्यान रखो, और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए गुड्डू और एविडेंस को कनेक्ट मत होने देना। और फिर अगले सीन में हम कालीन भैया को देखते हैं जो कि होश में आ चुके थे, जहाँ पर वो शरद से पूछते हैं कि मुन्ना कहाँ है। तब शरद उनको बताता है कि मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहा और हम ही ने आपको बचाया है। तभी कालीन भैया गन उठाकर पूछते हैं भोसड़े काहे बचाए हो हमको, कारण क्या है। तब शरद उनसे कहता है कि एक बार तो हमारे सर से बाप का साया उठ गया है, दोबारा नहीं होने देंगे। और फिर वो कालीन भैया को भड़काता है अपनी गद्दी वापस लेने के लिए और कहता है कि गुड्डू को आप ही जगह दिए थे अपने गैंग में, ये जानते हुए भी कि मुन्ना उसे पसंद नहीं करता था, फिर भी आपने उस गुंडे को अपने छत्र छाया में रखकर राक्षस बनने दिया। और यहाँ पर शरद शुक्ला आग में घी डालने वाली बकचोदी कर चुका था। वो कालीन भैया के मन में गुड्डू के खिलाफ जहर घोल चुका था। फिर अगले सीन में शरद शुक्ला की माँ उससे कहती है कि देर सबेर ही सही लेकिन पूरे पूर्वांचल को पता चलना चाहिए कि कालीन भैया अभी जिंदा हैं, पर वो भी उसकी वजह से जिंदा हैं। और फिर शरद कहता है कि अम्मा अभी तक उसका घाव भरा नहीं है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसका घाव तो तब भरेगा शरद जब तुम मुन्ना की जगह लोगी। फिर अगले सीन में गोलू को भरत त्यागी का कॉल आता है जिसमें वो गोलू को शत्रुघ्न त्यागी यानी कि उसके छोटे जुड़वा भाई की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। तो उसी पर गोलू कहती है कि छोटे को हमसे लव हो गया था और इसमें हमारी कोई गलती नहीं, जिस पर भरत त्यागी कहता है देखो गोलू सजा तो तुम्हें भी मिलेगा। और फिर गोलू भी ओपनली चैलेंज कर देती है और कहती है कि मिर्जापुर का रास्ता तो मालूम ही होगा, तो फिर कभी भी आ जाइएगा, लेकिन वापसी की गारंटी हम नहीं देंगे। इसका मतलब है कि पूरा चोट चाक के भेजेगी। अब गुड्डू भैया अपने दरबार में बैठ ही लगाए थे, यानी कि बकचोदी काट रहे थे और लोगों की समस्याओं का निवारण भी निकाल रहे थे। तभी कुछ ड्रग्स डीलर्स आते हैं और गोलू से डील करते हैं। उसके बाद गोलू को उसी मंत्री का कॉल आता है जिसे हमने कवि सम्मेलन में देखा था और वो कहता है कि हम तुमको जेपी यादव से मिलवा तो देंगे मगर उसके लिए फंड्स लगेगा। गोलू भी मान जाती है और कहती है ठीक है, पैसे का इंतजाम होते ही आपको कांटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में शरद शुक्ला सीएम माधुरी के ऑफिस जाता है जहाँ पर वो मुन्ना की कुछ चीजों को उन्हें देता है जिसमें से एक सिगरेट भी था और वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि गुड्डू को मारना कैसे है, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सीएम माधुरी के भेजे हुए भारे के टट्टे बुरी तरीके से पिट के आए थे और एक सेलिब्रिटी भी मारा गया था, जिस वजह से पूरे प्रदेश में उनकी बदनामी हो रही थी। तो इसीलिए शरद यहाँ आए थे। फिर माधुरी पूछती है कि आखिर प्लान क्या है, जिस पर शरद कहता है कि रऊफ लाला, लेकिन माधुरी का कहना था कि लाला तो गुड्डू के साइड है। तो शरद कहता है कि वो सिर्फ मुनाफे के पाले में है, ये समझ लो कि जहाँ मुनाफा वहाँ लाला, मगर जेल में रहकर उनका मुनाफा हो नहीं रहा है। तो उसी पर माधुरी कहती है कि भय मुक्त प्रदेश का शुरुआत गुड्डू के अंत से होगा, मगर हम लाला को बेल नहीं दिलवाएंगे और हमारे पास एक और तरीका है। अब वो तरीका क्या है वो हमें स्टोरी में आगे पता चलता है। अगला सीन हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ रमाकांत जी को और जेल के बाकी सारे कैदियों को उनका काम दिया जा रहा था। तो रमाकांत जी को किचन का काम मिला था और उसके साथ ही गेरुआ को भी उनके साथ काम करने को दिया गया था, जिस पर एक आदमी रमाकांत जी को कहता है कि मना कर दीजिए, कहे कि गेरुआ बड़ा खतरनाक आदमी है, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते। फिर सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं भरत त्यागी के घर में, जहां वो अपनी ही बीवी के साथ सोने से मतलब चौदम पट्टी मचाने से भाग रहा था। मतलब कि वो कोई न कोई बहाना बना रहा था ताकि वो दोनों छिनाला न मचा सके। अरे भैया, छिनाला से हमारा मतलब है शारीरिक संबंध। उसकी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा था कि ये असल में शत्रुघ्न त्यागी है और भरत त्यागी बनने का नाटक कर रहा हो अपने पिताजी से बचने के लिए। फिर एक आदमी गोलू को ये बताता है कि शरद शुक्ला को महीने में कम से कम 3 से 4 बार बिहार जाते हुए देखा गया है, जिस पर गोलू कहती है कि पता करो कौन से जिले में शरद का आना जाना लगा रहता है। वहीं दूसरी सीन में रमाकांत जी जेल की किचन में आटा सान रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से एक आदमी उन पर हमला कर देता है, जिसको गिरवा चाकू से मार डालता है और रमाकांत जी की जान बचा लेता है। लेकिन उस टाइम पर रमाकांत जी की गांड फटी होती है। खैर कुछ देर बाद रमाकांत जी अपना काम करके जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर गेरुआ आ जाता है। फिर पंडित जी थोड़ा घबरा जाते हैं कि हमारी तरफ क्यों आ रहा है। फिर पता चलता है कि उस सांड को पंडित जी की मदद चाहिए थी, कहे कि उसको कोर्ट में एक मर्सी अपील डलवानी थी। मगर शुरू में तो रमाकांत जी मना कर रहे थे, कहे कि वो गुंडों लोगों का केस नहीं लड़ते हैं। मगर जैसे ही गेरुआ ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसके मालिक के बेटे ने उसकी 9 साल की बेटी के साथ रेप किया था और
जब गिरुआ ने उसके बेटे को सिर्फ कुछ थप्पड़ मारे तो अगले ही दिन उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया और अब वो उसके पूरे परिवार को मार देगा, इसलिए उसको रमाकांत जी की मदद चाहिए थी और वो मान भी जाते हैं। फिर अगले सीन में रमाकांत जी की पत्नी उनको मना लेती है अपना केस लड़ने के लिए, इसलिए जब वो नेक्स्ट हियरिंग पर कोर्ट जाते हैं तब वो अपने आप को डिफेंड करते हैं और कोर्ट उन्हें गवाह या एविडेंस पेश करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत देती है। फिर अगले सीन में हमें विश्वानंद दुबे को दिखाया जाता है, अरे वही आईपीएस ऑफिसर जिन्हें हमने एपिसोड 2 में देखा था। तो बेसिकली वो सीएम माधुरी से मिलने आए थे, जहाँ पर सीएम माधुरी उनको कहती है कि आपको आपकी वर्दी वापस मिल सकती है मगर उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उसी पे दुबे जी कहते हैं ठीक है मैम बताइए क्या करना होगा। तभी सीएम माधुरी कहती है कि गीता पर हाथ रखकर झूठ बोलना पड़ेगा, मतलब कि रमाकांत पंडित के खिलाफ गवाह देना पड़ेगा। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों मैंने मिर्जापुर सीजन 3 के तीनों ही एपिसोड को एक्सप्लेन कर रखा है, सो इसलिए आज हम इस सीरीज की 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक उन सारी वीडियोस को नहीं देखा तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और देखो। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है रंडी खाने से, जहाँ पर अपने भरत त्यागी आए हुए थे। अब डेफिनेटली आप सब यही सोच रहे होंगे कि अब तो होगी टुकाई शुरू, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो एक्चुअली में होता ये है कि भरत त्यागी वहाँ जाके 2 रंडियों को बुक करता है, जिसमें से एक लड़की के बाल थोड़े छोटे होते हैं और वो थोड़ी बहुत गोलू जैसी भी दिख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपने कपड़े खोल रही होती है तब भरत त्यागी कहता है चुपचाप से जाके बैठो वहाँ। और फिर वो दूसरी लड़की जिसके बाल थोड़े लंबे थे उसके साथ जुदाई करने ही वाला होता है। तभी वो छोटे बाल वाली कहती है कि तो मुझे सिर्फ देखना है क्या। तभी भरत त्यागी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की के सामने लंबे बाल वाली लड़की को अपने बेल्ट से पीटता है और बहुत ही बेरहमी से मारता है, जिसके बाद उस छोटे बाल वाली लड़की से ये सब देखा नहीं जाता है। तभी भरत त्यागी कहता है कि चुपचाप से इधर देखती रहे भोसड़ी वाली, और वो बेचारी बहुत डर जाती है जिस वजह से उसे ये सब देखना पड़ता है। फिर अगला सीन हमें बलिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे शबनम होती है जो कि लाला की बेटी है। उसके घर पे पुलिस वाले आए होते हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने की कि क्या अभी भी लाला अफीम का काम कर रहा है या नहीं। जिसके बाद पुलिस का एक सीनियर अधिकारी आता है जो कि लाला का ही काम करता था, मतलब सरकारी कुत्ता। लेकिन वो शबनम से कहता है कि एक तरफ आपके अब्बू का नेटवर्क और दूसरी तरफ ये सब परेशानी भी हमें को हैंडल करना पड़ता है, इसलिए कहिए उनको कि हम उनके साथ हैं और आपका ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर उस आदमी की नीयत शबनम को लेकर कुछ और ही थी, मतलब तो तुम सब समझ ही गए होगे। तभी सीन चेंज होता है और हम सीधा कोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ पर रमाकांत पंडित अपना केस लड़ रहे होते हैं और वो एसएसपी आरएस मौर्य की पत्नी से ये सवाल पूछता है कि आपका कहना था कि आपके पति हमसे मिलने के बाद काफी टेंशन में रहने लगे थे, जिसपे आरएस मौर्य की पत्नी कहती है कि हाँ जी। फिर रमाकांत पंडित जी कहते हैं कि आपको ऐसा लगता था या उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कहा था, जिस पर आरएस मौर्य की पत्नी कहती है कि कहने की जरूरत नहीं थी, एक पत्नी को सबसे पहले पति के मानसिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। देन उसी पर रमाकांत जी कहते हैं कि आपको कब पता चला कि हम आपके पति को प्रेशराइज कर रहे हैं, जिस पर आरएस मौर्य की पत्नी कहती है कि अब हमको उतना डेट तो याद नहीं है, मगर हमने जब से पहली बार देखा था तभी से लग गया था। फिर रमाकांत जी जज साहब से कहते हैं कि मिसेस मौर्य चाय बहुत अच्छा बनाती हैं, जिस पर मिसेस मौर्य के लॉयर कहते हैं कि ये क्या नॉनसेंस है, जिस पर रमाकांत जी का कहना था कि हम सीधी तरह से सवाल ही पूछ लेते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि हमने आपके घर पे कितनी बार चाय पिया था, तो मिसेस मौर्य कहती है कम से कम 1 दर्जन बार। एंड तभी रमाकांत जी जज साहब से कहते हैं कि सोचने की बात है जज साहब, एक दबंग पुलिस ऑफिसर की पत्नी एक ब्लैकमेलर को अपने घर पे चाय पिलाएगी क्या, वो तो उसे धक्के मार के घर से निकाल देगी। और तभी मिसेस मौर्य के लॉयर एक बड़ी बाजी खेलते हैं और वो गवाही के लिए आईजी विश्वानंद दुबे को बुलाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि शबनम अपने अब्बू से मिलने के लिए जेल आई हुई थी, जहाँ पे लाला कहता है कि बेटी हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाए और बेटी हमने तुम्हें विरासत में सिर्फ तकलीफें ही दी हैं। बेसिकली वो यहाँ पर अपने अब्बू को धंधे को फिर से शुरू करवाने के लिए कह रही थी, जिस पर लाला कहता है कि हमें जब तक बेल नहीं मिल जाता है तब तक हमारा धंधा शरत चलाएगा। मगर शबनम का ये कहना था कि आप अच्छे से जानते हैं सरहद आपसे क्यों हाथ मिलाना चाहता है, ताकि वो गुड्डू को कमजोर कर सके। और आपको क्या लगता है अब्बू, अगर हम पे कोई भी मुसीबत आई तो हम किसके पास ज्यादा महफूज होंगे, जरा दिया गुड्डू। और यहीं पर वो लाला को गुड्डू के साथ काम करने के लिए मना लेती है। जिसके बाद अगले सीन में विश्वानंद दुबे कोर्ट में ये गवाही देता है कि रमाकांत जी और आरएस मौर्य साथ काम नहीं कर रहे थे। तो मिसेस मौर्य के लॉयर पूछते हैं कि फिर आप रमाकांत
जी को कैसे जानते हो, जिस पर दुबे जी कहते हैं कि गुड्डू पंडित और रऊफ लाला दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। आफ्टर रऊफ लाला एसएसपी मौर्य गुड्डू को भी धरने वाले थे। इसी चक्कर में रमाकांत पंडित ने एसएसपी मौर्य को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे ऑफिसर मौर्य इनके दबाव में नहीं आए। मगर आखिरकार रमाकांत पंडित है तो गुड्डू के पिता, तो बस उन्होंने आरएस मौर्य का मर्डर कर दिया ताकि गुड्डू पंडित पे इन्वेस्टिगेशन ही ना हो। फिर अगले सीन में गोलू गुड्डू के घर पे अपने बहन की शादी का एल्बम देख रही थी। अब एक्चुअल में गुड्डू की बहन गोलू को यहाँ इसलिए बुलाए थे ताकि उसको उसकी बहन की कुछ चीजें वापस दे सकें, लेकिन वो लेने से मना कर देती है और वो वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी रॉबिन आ जाता है जो कि गुड्डू की बहन का बॉयफ्रेंड था, जिसपे वो गोलू से कहता है कि आपका अकाउंट ओपन रह गया था। तो गोलू कहती है कि अभी ओपन ही रहने दीजिए, हम कॉल कर देंगे। फिर अगले सीन में शबनम गुड्डू भैया से मिलने आ जाती है, जहाँ पे बीना त्रिपाठी और गोलू भी होती है। तो बेसिकली वो यहाँ पे अपने धंधे को फिर से शुरू करने वाली है, ये बताने आई थी ताकि गुड्डू उसके अफीम को खरीदे और दोनों का ही बिजनेस ढंग से चले। लेकिन पहले तो गुड्डू मना कर देता है, लेकिन जैसे ही शबनम ये बताती है कि हमारे दरवाजे पे मुसीबत आ चुकी है, अगर आपको ये डील मंजूर है तो हमें बता दीजिए, वरना हमारे पास जौनपुर से भी ऑफर है। ये सुनते ही गोलू और गुड्डू दोनों डील के लिए मान जाते हैं, लेकिन शबनम का कहना था कि डील फाइनल करने के लिए पार्टी फेस टू फेस मिलना चाहती है, जिस पर गुड्डू भैया कहते हैं रिस्क है इसीलिए हमें ही जाना पड़ेगा। फिर गुड्डू भैया सामने वाली पार्टी से मिलने ही जाने वाले होते हैं कि तभी गोलू कहती है कि जा रहे हैं तो डील क्रैक करके ही आइएगा। देन गुड्डू भैया मिर्जापुर से बलिया जाते हैं और वहाँ से शबनम को लेके उसके साथ काठमांडू जाते हैं, जहाँ पे वो उन डीलर से मिलते हैं और काफी देर बातचीत करने के बाद गुड्डू उस डील को क्रैक कर ही लेते हैं अपना जलवा दिखा के। और फिर गोलू को बताते हैं कि डील क्रैक हो चुका है, मगर हम कल सुबह आएंगे क्योंकि रात भर शबनम के साथ छिनाला जो मचाना है। ये सुन के गोलू का मूड थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि गोलू को पता चल चुका था कि आज रात खुदाई होने वाली है। खैर उसके बाद शबनम गुड्डू के रूम पे आती है खाना खाने के बहाने, और फिर अगला सीन चेंज होता है और गोलू को रात में उसी आदमी का कॉल आता है जिसको गोलू ने ये कहा था कि तुम शरद पे नजर रखो कि वो बिहार में कब कब आता है। फिर गोलू पूछती है कि खबर पक्की है ना, तो वो आदमी कहता है अरे दीदी 100% सही खबर है, जिस पर गोलू उसको नजर रखने को कहती है। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी भरत त्यागी से मिल गया था। फिर गोलू गुड्डू भैया को कॉल भी करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते हैं क्योंकि वो तो शबनम के साथ व्यस्त थे। और गोलू को इसी बात पे गुस्सा भी आता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपने मिर्जापुर के पहले 3 एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप से जाके उन एपिसोड्स को देख लो। वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। खैर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर हिट कर देना। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि मैं काफी लेट हो गया हूँ मिर्जापुर सीजन 3 की बाकी एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने में, तो उसके लिए आई एम सॉरी यार। क्या करूँ, इतनी बड़ी मूवी और इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है जिसको कवर करना काफी इम्पोर्टेंट था। सो इसी वजह से ये वीडियो आने में काफी डिले हो गई, मगर और ज्यादा विलम्ब न करते हुए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। सो एपिसोड की शुरुआत होती है रॉबिन और गोलू के बातचीत से। तो असल में बात ये थी कि गोलू रॉबिन से अपने अकाउंट क्लोज करवा के पैसे लेने आई थी। इसी बात पे रॉबिन का कहना था कि इतनी रात गए अकाउंट क्लोज करवा रही हो, कोई बात है क्या? तो गोलू कहती है कि फंड्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी इसलिए कॉल किए, जिस पर रॉबिन कहता है कि हमारी मम्मी हमेशा कहती है कि रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना नुकसान उठा सको, और आपके काम के नेचर में तो रिस्क का मतलब है अकाउंट परमानेंटली डिलीट। तो आपको नहीं लगता कि रिस्क जितना कम उठाया जाए उतना बेहतर होगा? जिस पर गोलू का कहना था कि रिस्क को ही परमानेंटली डिलीट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गोलू कालीन भैया को मारने के लिए सिवान जा रही थी। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो उस एपिसोड के लास्ट में एक आदमी ने गोलू को इन्फॉर्मेशन दिया था कि कालीन भैया सिवान में छिपे हुए हैं। तो उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे गोलू कालीन भैया को मारने जा रही थी। खैर तो सीन शिफ्ट होता है और गोलू अपने फैक्ट्री जाती है, जहां वो कुछ लोगों को पैसे देकर उनको अपने साथ चलने के लिए राजी करती है। मगर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस नौजवान लड़के को गोलू जाने के लिए कह देती है, और ये लड़का वही है जिसको गोलू ने कॉलेज से हायर किया था गुड्डू भैया के कहने पर। यह आपने पहले के एपिसोड्स में देख रखा होगा। अगर अभी तक
नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को जल्द से जल्द देख लो ताकि आपको बाकी के एपिसोड को समझने में आसानी हो। खैर तो अब यहाँ पे गोलू अपने गैंग मेंबर्स के साथ सिवान पहुँच जाती है और तभी वहाँ पे बाइक से एक आदमी आता है एंड गोलू उसका पीछा करने लगती है क्योंकि ये वही आदमी है जिसने गोलू को इन्फॉर्म किया था कि कालीन भैया सिवान में छिपे हैं। फिर वो आदमी गोलू को उस जगह ले जाता है जहाँ कालीन भैया होते हैं। गोलू उस आदमी को पैसे देती है और वो वहाँ से चले जाता है। मगर नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे बहुत कम लोग थे जो कि कालीन भैया को गार्ड कर रहे थे, लेकिन फिर भी गोलू और उसके सभी साथी मिलके उन लोगों को मार देते हैं और सभी लोग मिलके कालीन भैया को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी गोलू को बताता है कि कालीन भैया यहाँ पे हैं। फिर गोलू दौड़ के जाती है कालीन भैया के पास, लेकिन तभी उनको रियलाइज होता है कि ये सब इतना आसान नहीं हो सकता है और वो लोग जैसे ही भागना शुरू करते हैं कि तभी वहाँ पे हमला हो जाता है जिसमें गोलू के लोग एक एक करके मारे जाते हैं और वहाँ पे गोलू अकेली रह जाती है। और फिर हम देखते हैं कि गोलू कालीन भैया को गोली मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे कोई गोलू के पेट में गोली मार देता है एंड फाइनली हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि भरत त्यागी था। फिर नेक्स्ट सीन हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ पे उस कवि राज को लाया जाता है जिसने कवि सम्मेलन में मंत्री को शायरी के जरिए गाली दिया था एंड ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ मंत्री को गाली देने के जुर्म में आया था। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी कविराज को बुली करता है एंड उसके बाद उसको शायरी सुनाने के लिए कहता है जिस पर सभी हंसने लगते हैं और ताली भी बजाते हैं। फिर अगला सीन चेंज होता है एंड हम ये देखते हैं कि कालीन भैया अब दद्दा त्यागी के घर पे हैं और वहाँ पे शरद भी आया हुआ है जिसपे भरत त्यागी बताता है कि ये सब गुड्डू का किया धरा है। तो उसी पे शरद पूछता है कि आखिरकार लीड कौन कर रहा था, गुड्डू या गोलू। तो भरत बताता है कि दोनों में से कोई भी नहीं था, खाली उनका आदमी सब था जिसको कि हम निपटा दिए हैं। जिस पर शरद कहता है कि फिर तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, गुड्डू का ये मोटिव है ही नहीं कि सिर्फ आदमी लोग को भेजे और ताऊ जी को गोली मरवाए। फिर इनके बीच बातचीत के दौरान शरद ये कहता है कि अब तो ताऊ जी को यहाँ नहीं रख सकते हैं। इसी बात पे शरद कहता है कि घर जाएंगे ताऊ जी। और फिर अगले सीन में हमें त्रिपाठी मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे गुड्डू भैया रहा करते हैं। गुड्डू भैया से याद आया कि वो पिछले ही एपिसोड में काठमांडू गए हुए होते हैं अफीम की डील करने लाला की बेटी के साथ। तो अब वो वापस आ जाते हैं और आते ही वो सबसे पहले गोलू के बारे में पूछते हैं, जिस पर बीना त्रिपाठी कहती है कि कल रात को ही वो फैक्ट्री गई हुई थी। तो तुरंत ही गुड्डू भैया अपने आदमी को बुलाकर उस नौजवान लड़के को बुलवाते हैं जो कि गुड्डू भैया के लिए काम करता था। फिर वो लड़का कहता है कि गोलू दीदी ऐसा कह रही थी कि मिर्जापुर से कहीं बाहर अटैक करने का प्लान चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में शरद कालीन भैया को अपने घर लाते हैं जहाँ पे उनकी माँ उन दोनों का स्वागत करती है कि तभी शरद को कॉल आ जाता है कि मिर्जापुर की गाड़ियाँ जौनपुर में दाखिल हुई हैं और शरद समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गुड्डू ही है। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ गुड्डू से भिड़ने चला जाता है। और इधर हमारे गुड्डू भैया भी किसी से कम तो नहीं, वो भी पुलिस की नाकाबंदी को तोड़ते हुए शरद के पास पहुंच जाते हैं और दोनों का इंटरेक्शन होता है जहां पे शरद को लग रहा था कि गुड्डू कालीन भैया को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है, मगर ऐसा नहीं था। और इसलिए गुड्डू कहता है कि आपके ताऊ जी गए माँ चुदाने, हमको ये बताओ कि गोलू कहाँ है। जिस पर शरद कहता है कि अगर गोलू हमारे पास होती ना पंडित तो तुम इस तरह से जौनपुर घुस नहीं पाते, या तो हम बैठक लगा के तुम्हारी फजीयत करते और गोलू को तुम्हारी गोद में लौटा देते, या मिर्जापुर बॉर्डर पे उसकी लाश फेंकवा देते। कहा है कि हम कोई तीसरा ऑप्शन नहीं रखते हैं। क्या है कि हम गुड्डू की तरह औरतों को ढाल बना के नहीं रखते। जिस पर वहाँ का माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन गुड्डू भैया का यही कहना था कि चुपचाप हमको हमारी गोलू लौटा दो। मगर शरद कहता है कि ना तो हमको तुम्हारी पदवी चाहिए और ना ही हमारे पास तुम्हारी गोलू है। इसके बाद गुड्डू भैया की खोपड़ी सनक जाती है और वो शरद पे गोली तान देते हैं। लेकिन तभी गद्दी के दोनों ही दावेदार को मुनावर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि जौनपुर का पारा आज काफी गर्म है, मगर गुड्डू ये बात जान लीजिए, अगर आज जौनपुर में खून बहा तो वो आपके सर होगा। और इसी वजह से गुड्डू भैया वहाँ से चले जाते हैं। तभी मुनावर किसी अब्बास नाम के आदमी से बात करता है कि दशहरे तक इंतजार की गुंजाइश लग नहीं रही है। जिस पर अब्बास कहता है कि सही मौका है, मिर्जापुर और जौनपुर दोनों पे ही अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। फिर अगला सीन हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ लाला को शरद का कॉल आया हुआ था और वो लाला से कहता है कि हम सबसे पहले ही कहे थे कि इस डील में यू टर्न की गुंजाइश नहीं होगी और आपकी चुप्पी कह रही है कि हमारा अंदाजा सही है कि गुड्डू को अफीम की सप्लाई आप ही कर रहे हैं। जिस पर लाला कहता है कि सौदा बेल के बदले बर्फी का हुआ था और आप बेल नहीं करवा पाए तो हम बर्फी नहीं दे पाए। फिर नेक्स्ट सीन में शरद कालीन भैया को बताता है कि लाला की बर्फी अब गुड्डू के हाथों में है। जिस पर कालीन भैया का कहना था कि लाला की बर्फी जलमार्ग से आता है, मतलब नदी के रास्ते। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सीएम माधुरी के सेक्रेटरी के थ्रू पुलिस तक पहुंच जाती है। और फिर हम देखते हैं सीएम माधुरी और शरद को बात करते हुए, जहां हम उन दोनों का प्रोफेशनल गठबंधन को दोस्ती में बदलते हुए देखते हैं। जहां पर सीएम माधुरी के सेक्रेटरी आकर बताते हैं कि नारकोटिक्स टीम को तैनात कर दिए हैं
हैं। नेपाल से नदी के रास्ते पे नजर रहेगी। अगले सीन में गुड्डू भैया का आदमी उनको बताता है कि हमने जौनपुर के हर एक आदमी से बात कर ली पर कोई खबर नहीं मिला। जिसके बाद गोलू के पापा बोलते हैं कि हमने FIR दर्ज कर दी है और गोलू का फोन ट्रेस करने के लिए हेडक्वार्टर आनाकानी कर रहा है, इसलिए हम सीधा लखनऊ जा रहे हैं डायरेक्ट अप्रूवल लेने के लिए। जिसके बाद बीना आती है और कहती है कि तनाव बढ़ गया होगा इसलिए कहीं चली गई होगी। उसके बाद वो गुड्डू भैया को ड्रग्स देती है जो वो मुन्ना भैया को दिया करती थी उसके अंदर के जानवर को निकालने के लिए। मतलब ये ड्रग्स लेने के बाद कोई भी अपने कंट्रोल में नहीं होता है। उसको बहुत गुस्सा आता है, मगर ये बात गुड्डू भैया को पता नहीं था कि इस ड्रग्स को लेने का क्या नुकसान है। लेकिन यहाँ पे बीना गुड्डू को समझाने की कोशिश करती है कि आपको अगर गद्दी पे दावेदारी मजबूत करनी है तो आपको बर्फी पे ध्यान देना होगा, ना कि गोलू पे। जिस पे गुड्डू भैया बोलते हैं कि हमारे लिए गद्दी और बर्फी इन दोनों में से ज्यादा जरूरी गोलू है। लेकिन इसके बाद ही बीना गुड्डू को भड़का देती है और कहती है कि गुड्डू पंडित को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये मैसेज पूरे पूर्वांचल में गूंजना चाहिए। इसके बाद ही गुड्डू भैया ड्रग्स ले लेते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में, जहां पर मैंने अपने पिछले वीडियो में मिर्जापुर सीजन 3 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन किया था। सो आज हम उसी सीरीज की एक अगले एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि एपिसोड 6 को। सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है बदलापुर से, जहाँ पे कुछ लोग शराब बेच रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर शराब बेचने वालों को गोली मार देते हैं। फिर वो लोग उस ट्रक में आग लगा देते हैं। मगर तभी हमें पता चलता है कि वो लोग गुड्डू पंडित के आदमी थे जिन्होंने शराब के दारू बेचने वाले लोगों को मारा था। अब अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद ही होगा कि बीना त्रिपाठी ने गुड्डू भैया को ड्रग्स दिया था उनके अंदर के हैवान को जगाने के लिए और पूरे पूर्वांचल पे उनके नाम का डंका बजवाने के लिए। खैर तो कहानी में वापस आते हैं। तो अब होता ये है कि ये बात पता चल जाती है शरद शुक्ला को। देन वो अपने आदमियों को भेज देता है गुड्डू पंडित के आदमियों को मारने के लिए। एंड यहाँ पे हमें वही दिखाया भी जाता है। मगर इसके बाद गुड्डू भैया डायरेक्ट शरद शुक्ला के राइट हैंड को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि इस वक्त रंडी खाने में होता है। तो जैसे ही वो उस लड़की के साथ जुदाई करने वाला होता है वैसे ही वहाँ पे गुड्डू भैया आ जाते हैं। उसके बाद वो उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं और धीरे धीरे गुड्डू भैया और ज्यादा नशा करने लग जाते हैं। जिसके बाद वो बस्ती नाम की एक जगह पर जाते हैं जहाँ वो शरद के एक आदमी को कहते हैं कि बेटा बैठकी के दिन तो तुम बड़ा उड़ रहे थे। फिर वो आदमी माफी उफी मांगने लगता है और ये भी कहता है कि हम लॉयल्टी आप पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इतने में ही गुड्डू भैया उसको गोली मार देते हैं। मगर ये खबर जैसे ही शरद शुक्ला को पता चलता है वैसे ही वो गुड्डू से जुड़ी हर चीज को मिटा देना चाहता है। लेकिन तभी कालीन भैया उसको भस्मासुर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि गुड्डू भी वही है, अपना सत्यानाश वो स्वयं ही करेगा। ना हम गुड्डू का बाहुबल तोड़े ना मनोबल तोड़े तो करें क्या हम। जिस पर कालीन भैया कहते हैं कि गुड्डू से परेशान होके बाकी बाहुबली बैठक बुलाएंगे, तब तुम दिखाना अपना बड़प्पन। और यहीं पे कालीन भैया ये भी कहते हैं कि हमने बहुत पहले ही गद्दी छोड़ दी थी, मुन्ना को बैठाना चाहते थे लेकिन अब वो नहीं रहा, मगर अब तुम्हें जरूर बैठाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुड्डू भैया को मुनावर का कॉल आया हुआ होता है, जिस पर वो कहते हैं कि आप ये सब गोलू के लिए कर रहे हैं या आपको मजा आ रहा है इस खून खराबे में। जिस पर गुड्डू भैया का साफ साफ यही कहना था कि जब तक हमें गोलू नहीं मिल जाती तब तक हम नहीं रुकेंगे। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि नेपाल के राप्ती नदी के रास्ते होते हुए एक बोट गोरखपुर पहुंचती है, जहां अचानक से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। मगर काफी देर तलाशी लेने के बाद भी उन्हें बोट में कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद अगले सीन में हम गुड्डू भैया को शबनम के घर पे देखते हैं, जहां वो पूछते हैं कि जोशी यहाँ क्या कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वही जोशी है जिसकी गलत नजर शबनम पे थी, जिस बारे में हमने आपको एपिसोड 4 में बता रखा है। खैर तो यहाँ पे शबनम बताती है कि गुड्डू पुलिस ने अफीम की बोट को पकड़ लिया है, जिस पर गुड्डू पूछता है कि फिर ये बाहर अफीम कहाँ से आई। तो शबनम कहती है कि जोशी की वजह से ही अफीम दूसरी रूट से निकल के यहाँ तक आ पहुँचा है। फिर इन सब के बाद दोनों के बीच में बहस हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में शरद का डीलर उससे कहता है कि भैया जी गुड्डू का अफीम हमारे वाले से काफी बेटर क्वालिटी का है और अगर ये बर्फी मार्केट में आ गई तो हमारी बर्फी का डिमांड गिर जाएगा। जिस पर शरद कहता है तो मत बिकने दीजिए उसकी बर्फी, पूर्वांचल में आपका नेटवर्क बहुत पुराना है चड्डा जी, उसका फायदा उठाइए और मत बिकने दीजिए। जिस पर चड्डा जी कहते हैं कि भैया जी अपने एरिया को तो कंट्रोल कर लेंगे, मगर जितना पैसा मार्केट से उठाया है ना उसके लिए पूरे पूर्वांचल पे कंट्रोल होना चाहिए। फिर अगला सीन हमें जेल का दिखाया जाता है, जहाँ पे रमाकांत पंडित जी और कविराज की एक दूसरे से बात हो रही होती है। इसी बीच वो अपने सपने के बारे में बताता है कि उसे IAS बनना था, लेकिन अब तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पे धारा 294 लगा के उसको जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन
लेकिन तभी वहाँ पे लाला आ जाता है और वो कहता है कि पंडित जी आपने तो बहुत से कैदियों का बेल अपील फाइल किया है, तो हमारा भी कर दीजिए। मगर रमाकांत जी फिर से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि क्रिमिनल का केस हम नहीं लड़ते हैं। जिस पर लाला का कहना था कि हम आपको कितनी बार बताएं, हम व्यापारी हैं, वैसे भी हम आपसे कोई गैर कानूनी काम करने थोड़ी ना कह रहे हैं। जिस पर रमाकांत जी कहते हैं कि ठीक है, हम लिख देंगे आपकी अपील, लेकिन आप बस अपना कन्फेशन लिख दीजिएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आईपीएस विश्वानंद दुबे सीएम माधुरी को एक लिस्ट देता है जिसमें उन करप्ट पुलिस ऑफिसर्स का नाम था जो कि पूरे पूर्वांचल के अलग अलग बाहुबलियों के लिए काम करते थे। फिर उसके बाद सीएम माधुरी के सेक्रेटरी उनसे कहते हैं कि मैडम ये होम मिनिस्ट्री के सहमति के बिना पॉसिबल नहीं है। जिस पर माधुरी का कहना था कि सोलंकी को समझाना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट उसकी है मगर सरकार हमारी है। और फिर सीएम माधुरी अपने सेक्रेटरी से कहती है कि इन सभी का ट्रांसफर लिस्ट रेडी कीजिए। जिसके बाद गोलू के पापा परशुराम गुप्ता अपने सीनियर ऑफिसर से अपनी बेटी के फोन को ट्रेस करवाने के लिए कहते हैं। जिस पर ऑफिसर कहता है कि देखो गुप्ता, तुम्हारी बेटी गायब होने वालों में से नहीं है बल्कि गायब करने वालों में से है, और हम बार बार तुमको हिंट दे दे के थक गए हैं, तो इसलिए अब सुनो, तुम्हारी बिटिया है सरकार के दुश्मन और तुम्हारा समधी पुलिस का मर्डरर, इसलिए कितना भी नाक रगड़ लीजिए, यहाँ पे सहायता नहीं मिलने वाली है। जिसके बाद अगले सीन में सोलंकी सीधा सीएम माधुरी के ऑफिस जाता है जहाँ उसे आने में देरी हो जाती है और इसीलिए सीएम माधुरी का सेक्रेटरी उसे अंदर नहीं जाने देता है क्योंकि सीएम माधुरी ने लेट आने वालों की एंट्री रोक दी थी। जिस पर सोलंकी उस सेक्रेटरी को एक तमाचा मारता है और सीधा ऑफिस में घुस जाता है। जिसके बाद सोलंकी काफी गुस्से में कहने लगा कि बिना हमसे पूछे हमारी ही मिनिस्ट्री का ऑर्डर कैसे पास कर दिया, और अगर आपको यही सब करना है तो हमारी क्या जरूरत। जिस पर सीएम माधुरी कहती है कि नहीं है जरूरत, रिजाइन कर दीजिए। इसके बाद सीएम माधुरी यहाँ पे सोलंकी को और ज्यादा बेइज्जत करती है और इसके बाद भी उसे सीएम ऑफिस से निकलवा देती है। नेक्स्ट सीन में हम भरत त्यागी को देखते हैं जो कि गोलू को कैद करके किसी अनजान जगह पे रखा था और वो यहाँ पे गोलू के लिए खाना भी लाया था, मगर उसे टॉर्चर भी उतना ही करता है। वो गोलू को उतना ही दर्द देना चाहता है जितना गोलू ने शत्रुघ्न त्यागी का दिल तोड़ के उसे दिया था। जी हाँ, ये भरत त्यागी नहीं बल्कि शत्रुघ्न त्यागी है। देन अगले सीन में हमें जरीना को दिखाया जाता है। जी हाँ, वही जरीना जिसके चर्चे पूरे पूर्वांचल में होते हैं। हर जवान, बच्चे, बूढ़े और ना जाने कई दिलों पे राज करने वाली जरीना। और अगर फिर भी याद ना आए तो ये देखो, जरीना जी डागी स्टाइल में करेंगे। अब आ गया ना यार। तो जरीना किसी गांव में सीएम माधुरी के पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन वहाँ ठरकी लोग सिर्फ जरीना का नाच देखने आए थे। जिस पर जरीना कहती है कि हम नाचेंगे भी और गाएंगे भी, मगर तभी जब इस गांव से 100 महिलाएं हमारी योजना से जुड़ेंगी। जिसके बाद हमें जरीना का एकदम मस्त वाला डांस देखने को मिलता है। इसका मतलब साफ था कि गाँव वाले जरीना का शर्त मान गए होते हैं। खैर, तो इसके बाद जरीना को सीएम माधुरी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो यहाँ पे सीएम माधुरी का जरीना से मिलना एक ही मकसद था, क्योंकि उनके चाचा जेपी यादव जो कि अंडरग्राउंड हो चुके थे। तो आपको पता ही होगा कि जरीना और उसके चाचा के क्या संबंध थे, जिसकी वजह से सीएम माधुरी जरीना को उसके चाचा को ढूंढने का काम देती है। लेकिन पहले तो जरीना मना करती है और कहती है कि मैडम, हमने अब वो काम छोड़ दिया है और अगर हम पहले भी करते थे तो सिर्फ मजबूरी में करते थे। लेकिन एट द एंड सीएम माधुरी जरीना को इस काम के लिए मना ही लेती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में रमाकांत पंडित सभी भले कैदियों का बेल अपील लिख देते हैं और उन सभी से कहते हैं कि अदालत में झूठ बोलना नहीं और सच छुपाना नहीं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि रमाकांत पंडित की वाइफ और उसकी बेटी और बेटी का बॉयफ्रेंड उनसे मिलने के लिए जेल आए हुए होते हैं और भी कई सारे लोग आए होते हैं जिनके रिश्तेदार जेल में थे। लेकिन आज इतनी भीड़ इसलिए थी क्योंकि उन सभी लोगों की बेल अपील को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और आज ही उनकी रिहाई होने वाली थी, जिसकी खुशी में जेल में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था एंड इसी वजह से कैदियों को अपने रिश्तेदारों से मिलने में देरी हो रही थी। देन कट टू नेक्स्ट शॉट, जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा था, लोग नाच रहे थे और गाना भी गा रहे थे और फिर बारी आती है अपने कविराज की, जो कि एक कविता सुनाता है। फिर उसको शाबाशी देने के लिए लाला स्टेज की तरफ जाता है और जैसे ही उसे कुछ पैसे देता है इनाम के तौर पे, वैसे ही वो लाला के गर्दन पे पेंसिल भोग भोग के उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद पूरे जेल में हड़कंप मच जाता है और किसी कैदी को उसके रिश्तेदार से नहीं मिलने दिया जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं
यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नई वीडियो में, जहां पे मैंने अपने पिछले वीडियो में मिर्जापुर सीजन 3 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन किया था। सो आज हम उसी सीरीज के एक अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि एपिसोड 7 को। सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। मतलब भरत त्यागी फिर से गोलू के पास खाना लेके आता है। बस फर्क इतना था कि काफी दिन बीत चुके थे और यहाँ पर गोलू कहती है कि कुछ तो सोचे ही होगे, इतने दिन से हमें जिंदा जो रखे हो। तो उसी पर भरत कहता है कि व्याकुल काहे हो रही हो, मारेंगे तुमको लेकिन तरपाएंगे भी। मगर यहीं पे गोलू उसे ये कह के गुस्सा दिला देती है कि हाँ हम छोटे को यूज किए थे, काहे कि वो हमारे टाइप का नहीं था, वो हमेशा हड़बड़ी में रहता था, लेकिन हमें तो फुल कंट्रोल पसंद है। जिस पर भरत त्यागी गुस्से में आकर उसका गला दबा देता है, जिस पर गोलू मुस्कुराते हुए कहती है कि हम तुम्हें पसंद है ना शत्रुघ्न। और यहीं पे हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन भी देखने को मिलता है, जिसके बाद गोलू का कहना था कि हम जानते हैं तुम्हारा कोई प्लान है नहीं और तुम्हें हमारे साथ भी रहना है। तो बेसिकली यहाँ पे गोलू उसको अपने साथ मिर्जापुर चलने के लिए कहती है, क्योंकि दद्दा त्यागी के रहते तो वो दोनों साथ रह नहीं सकते हैं। जिसके बाद शत्रुघ्न गोलू से पूछता है कि तुम हमसे लव करती हो, जिस पर गोलू का कहना था कि हाँ करते हैं। लेकिन शत्रुघ्न त्यागी ये समझ जाता है कि गोलू उससे झूठ बोल रही है और इसी वजह से वो उसे थप्पड़ भी मारता है और साथ ही ये भी कहता है कि अब हम दोबारा चूतिया नहीं बनेंगे। जिस पर गोलू कहती है कि भरत त्यागी की झूठी जिंदगी तुम जी रहे हो। और इधर शत्रुघ्न ने गोलू के ऊपर बंदूक तान दी थी, जिस पर गोलू उससे कहती है कि हमें मार के तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तुम्हें दद्दा को मारना होगा, क्योंकि जब तक दद्दा जिंदा है तब तक छोटे त्यागी वापस नहीं आ सकते हैं। इसके बाद शत्रुघ्न वहाँ से जाने लगता है, जिसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जिस जगह पर उसने गोलू को कैद कर रखा है वो जगह एक्चुअल में उसकी भतीजी का एक स्कूल था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जरीना और सीएम माधुरी को अपने पार्टी के लिए प्रमोशन के लिए एक एड शूट करते हुए देखते हैं, जिस पर सीएम माधुरी कहती है कि ये सब करने का क्या फायदा है, हमने तुम्हें चाचा जी को ढूंढने का काम दिया था और तुम उस काम को छोड़ के पार्टी के बाकी काम कर रही हो। तो उसी पर जरीना कहती है कि ट्रस्ट किए है ना हम पे तो हम रिजल्ट भी देंगे। जिसके बाद सीएम माधुरी के सेक्रेटरी को बीना त्रिपाठी का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल से फोन चुरा के कॉल किए हैं, माधुरी से कह के हमें यहाँ से निकलवाने का प्रबंध कीजिए, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल रखते हैं। फिर अगले सीन में कालीन भैया और शरद की माँ शकुंतला ताश खेल रही होती है कि तभी उसको एक कॉल आता है एंड वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि बीना त्रिपाठी का था और वो उनसे वही कहती है जो उसने सीएम माधुरी से कहा था, मतलब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें शरद से कह के निकलवाने का प्रबंध कीजिए, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिर अगले सीन में शरद चड्डा से पूछता है कि सिवान में दारू डिलीवरी हो गया, जिस पर चड्डा कहता है कि हाँ हो तो गया है, मगर एक कमाल की बात हुई है कि पिछले 10 सालों में पहली बार उन्होंने एडवांस नहीं भेजा। जिस पर शरद पूछता है कि क्यों, तो चड्डा साहब बताते हैं कि भरत बोले पिछले माल का बाकी नहीं है और इस महीने थोड़ा व्यस्त थे, जिस वजह से व्यापार थोड़ा सुस्त रहा है। और इन्हीं सब के बाद परशुराम गुप्ता सिवान के टोल प्लाजा पे अपनी बेटी गोलू के बारे में पता कर रहा था और इसी बात की इन्फॉर्मेशन शत्रुघ्न त्यागी को उसी आदमी ने दी जिसने गोलू को गलत इन्फॉर्मेशन देके शत्रुघ्न के जाल में फंसाया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि लाला के मौत के बाद उसकी बेटी शबनम और उसके लोग उसे दफन करने आए थे और उसी अंतिम क्रिया के जगह पर गुड्डू भी आए हुए थे। जिसके बाद के सीन में शरद और शत्रुघ्न साथ में बैठ के दारू पी रहे थे। अब यहाँ पे शत्रुघ्न के राज के बारे में सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक तो थी गोलू और दूसरी कौन थी ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा, मगर बाकी लोग इसे भरत त्यागी ही समझ रहे थे, लेकिन हम इसे इसकी असली नाम से ही बुलाएंगे। खैर तो यहाँ पे शरद डायरेक्ट शत्रुघ्न से कहता है कैसा लगा बदला लेकर, हाँ हम जानते हैं कि तुम ही गोलू को गायब किए हो, हम ये जान के खुश हुए कि तुम छोटे की मौत का बदला ले लिए, मगर हमसे ये बात छिपाकर हमारा पोजीशन कमजोर कर दिए हो तुम। लेकिन इन्हीं सब बातों से शत्रुघ्न डिनाई करता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और शत्रुघ्न ये भी कहता है कि दोस्त हो इसलिए एक आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना यार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगली बार इस तरह का प्रश्न उत्तर कीजिएगा ना तो दोस्ती का लिहाज नहीं करेंगे हम। वैसे भी डील का क्या था, गुड्डू और गोलू को मारना ना, लेकिन तुम तो गुड्डू का छाठो तक नहीं कबार पाए हो और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है ना तो तुम साइड हट जाओ, हम खुद ही देख लेंगे। जिस पर शरद कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें रोका है तो आज से हमारा तुम्हारा सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता होगा और प्रोफेशनल बात
बात ये है भरत त्यागी की हमारे दारू का पैसा बाकी है और जो भी है वो सूद समेत भिजवा देना। बाकी नेक्स्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि लाला को शरद ने ही मरवाया था। जब वो कालीन भैया से बात कर रहा था तभी हमें इस बारे में पता चलता है, जिस पर कालीन भैया का कहना था कि तुमने लाला को मरवाकर अपने अपर हैंड को खो दिया है, इसलिए अब तुम मुनावर को कॉल करो और बैठकी बुलवाओ यहाँ जौनपुर में और शांति का प्रस्ताव तुम रखो। जिस पर शरद कहता है कि जब हम मंजिल की तरफ गति बढ़ा दिए हैं तब आप 2 कदम पीछे हटाने को कह रहे हैं। जिस पर कालीन भैया का कहना था कि नहीं, पीछे हटाने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि शरद हम तुमसे वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जिसके बाद शरद को कालीन भैया पे भरोसा हो जाता है। इसके बाद गुड्डू भैया को मुनावर का कॉल आता है जहाँ पे वो उससे कहते हैं कि शरद ने जौनपुर में बैठक रखवाई है और ये बैठक शांति का पैगाम है। और हाँ, हमने सभी बाहुबलियों से ये गुजारिश भी की है कि वो अपनी तरफ से कोई तोहफा ले आए जिसपे हमारा यकीन पुख्ता हो सके कि अब पूर्वांचल में एकता हो सकती है। जिस पर गुड्डू ओके कह के कॉल काट देता है, मगर यहीं पे वो किसी आदमी को मार भी रहे होते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो फिर सभी बाहुबली जौनपुर में होने वाले बैठक के लिए रवाना हो जाते हैं और बैठक में पहुंचने के बाद शरद शुक्ला चर्चा का शुरुआत करते हैं और ये कहते हैं कि पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों में दुश्मनी हमेशा से ही रही है और गद्दी ने हमेशा उस दुश्मनी को कंट्रोल में रखा है, मगर दुर्भाग्य से इस बार हिंसा मार काट लिमिट से बाहर चली गई है। और इसके बाद कुछ लोग शरद की साइड लेते हैं और कुछ लोग गुड्डू की। जिस पर शरद के साइड वाला बाहुबली कहता है कि ये सब गुड्डू का किया धरा है, हर जगह इसी ने हिंसा फैला रखा है। तो उसी का जवाब देते हुए गुड्डू के साइड का बाहुबली कहता है कि अगर शरद ने गोलू को गायब नहीं करवाया होता तो आज इस तरह से हिंसा देखने को नहीं मिलता। वैसे भी गोलू को गायब करवाने से तो जौनपुर का ही फायदा है। जिसपे मुनावर कहता है कि ये बैठक किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि हमें आपसी रिश्तों के जरिए धंधे को मजबूत करना है। इसके बाद शरद का कहना था कि अब गोलू का गुणगान गाना बंद कर दीजिए, काहे कि इन सब में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। और यहीं पे आजमगढ़ का बाहुबली ये कहता है कि ये बैठक शांति समझौता सब बेकार है, काहे कि यहाँ से जाने के बाद गुड्डू और शरद फिर से खून खराबा चालू कर देंगे, इसलिए इन दोनों का बॉयकॉट होना चाहिए। और यही था शरद का एक्चुअल प्लान कि सभी बाहुबलियों से बॉयकॉट करवा के दशहरे तक गड्डी को 2 हिस्सों में बांटना, जिसमें से एक हिस्सा मिर्जापुर को जाएगा तो दूसरा हिस्सा जौनपुर को। मुनावर भी इस गद्दी के विभाजन के प्रस्ताव को मान जाते हैं और साथ ही गुड्डू भैया भी, मगर उनका ये भी कहना होता है कि मैटर हमारे तुम्हारे बीच का है, अगर कोई तीसरा घुसेगा तो सत्यानाश होगा ही। इसके बाद गुड्डू भैया मुनावर को भी कहते हैं कि पश्चिम के पहरेदार ये मत समझ लेना कि इस विभाजन से हम पे कंट्रोल कर पाओगे, दशहरा आने दो, तुम्हारी लंका हम ही जलाएंगे। जिसके बाद गुड्डू भैया जाने से पहले जो शांति प्रस्ताव के लिए तोहफा लाए हुए होते हैं वो दे के चले जाते हैं। इसके बाद शरद की माँ उन सभी तोहफों को खोल के देख रही होती है कि तभी उनमें से एक जो तोहफा गुड्डू ने दिया था उसमें से एक कटा हुआ सिर निकलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें भरत त्यागी या कहे तो शत्रुघ्न त्यागी और दद्दा त्यागी के कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे दद्दा कहते हैं कि तुमसे एक काम नहीं होता है, एक लड़की को ढूंढ के लाने का काम दिए थे वो भी तुमसे नहीं हो रहा है, खून नहीं खौलता है जी तुम्हारा, भाई की मौत का जिम्मेदार है वो लड़की, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। जिस पर भरत कहते हैं कि ढूंढ तो रहे हैं दद्दा, अब मिल नहीं रही है तो हम क्या करें, शरद भी उसको ढूंढने में लगा हुआ है। जिस पर दद्दा कहते हैं कि शरद वो तो साला बड़का सांप है, सबको काटा है साला, और अब तो गोलू का फायदा उठा के गुड्डू से संधि तक कर लिया है। जिसके बाद भरत त्यागी कहता है कि दद्दा अगर आप फ्री हैंड दे तो शरद को हम अपने तरीके से निपटा दें। जिस पर दद्दा का कहना था कि अरे तुम तो अभी तक पता नहीं कर पाए कि किसने अपने ठिकाने का पता लीक किया है और शरद को ठिकाने लगाने चले बड़े आए साले कुत्ते। जिस पर भरत कहता है कि दद्दा पूछे तो हैं सबसे और कितना पेले लोगों को, तो उसी पे दद्दा कहते हैं कि नहीं तुम सभी से नहीं पूछे हो। उसके बाद दद्दा अपने गैराज में जाते हैं भरत के साथ, जहाँ पे उन्होंने उसी आदमी को पकड़ रखा होता है जिसने गोलू को गलत इन्फॉर्मेशन देके सिवान में बुलाया था ताकि उससे शत्रुघ्न त्यागी बदला ले सके। खैर तो इन सभी के बाद दद्दा उन सभी को पकड़ के रखे थे जिन पर उन्हें शक, और वो एक एक करके उन सभी को जान से मार देते हैं। लेकिन जैसे ही उस आदमी को मारने वाले थे कि भरत ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अगर सबको मार ही देंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि खबर किसने लीक किया था। जिसके बाद भरत उस आदमी को मारने लगता है, लेकिन उसे मारने से पहले उससे कहता है कि तुम्हारी फैमिली का जिम्मा हमारा हुआ, बस मुंह मत खोलना वरना लंड दे देंगे। और होता भी वही है, उस आदमी ने अपना मुंह नहीं खोला, बच गया साला। इसके बाद भरत दद्दा से कहता है कि इसको कुछ नहीं
पता है दद्दा, और मारेंगे तो यही मर जाएगा। इसके बाद के सीन में शत्रुघ्न और गोलू का थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पर गोलू कहती है कि हमको मार के हमारी बॉडी फिकवा दोगे, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात गुड्डू को पता चल गई ना कि हमको तुमने ही मारा है, फिर तो तुमको भगवान ही बचाएं। जिस पर शत्रुघ्न कहता है कि शुरुआत से गुडवा ही रहा है ना तुम्हारा, पहले भी उसी की कुतिया थी और अब भी, ही मीन्स बिच बे। तो उसी पर गोलू कहती है हाँ, काहे कि तुम कभी थे ही नहीं और गुड्डू पहले भी थे और हमेशा वही रहेंगे। और ये बात सुन के शत्रुघ्न को आ जाता है गुस्सा और वो कहता है कि हमको चाहिए तुमको चाहिए गुड्डू और गुड्डू को चाहिए पूर्वांचल, लेकिन अब किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना कहते ही वो गोलू पे बंदूक तान देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में, जहां पर आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे मिर्जापुर सीजन 3 की एपिसोड 8 को। और आज आप सभी को इस एपिसोड में एक बहुत ही दर्दनाक बात पता चलने वाली है, सो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो गाइस कहानी की शुरुआत होती है एक कचरे के ढेर से, जो कि मिर्जापुर और जौनपुर के बॉर्डर पे था। वहीं पर हमें एक बॉडी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी। फिर उसके बाद हमें शत्रुघ्न त्यागी देखने को मिलते हैं, जो कि देर रात घर आए थे कि तभी उसकी धर्म पत्नी जग जाती है और पूछती है कि ये हाथ में जख्म कैसा। लेकिन ये जख्म क्लियरली इंडिकेट करता है कि शत्रुघ्न त्यागी ने ही उस बॉडी को जलाकर मिर्जापुर और जौनपुर के बॉर्डर पर फेंकवाया था, क्योंकि जिस तरह से वो बॉडी जली हुई थी उसी सेम तरीके से उसके हाथ में भी जख्म था। फिर उसकी वाइफ कहती है कि हमको वजह नहीं जानना है, लेकिन एक बात जान लीजिए आप कि सबको जरूरत है आपका। फिर वहीं पर शत्रुघ्न पूछता है कि तुमको जरूरत नहीं है हमारा, और वो कहती है कि हमको तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी। फिर क्या था यार, हमें वहाँ पर देवर भाभी आई मीन समझ रहे हो ना, मस्त एक खुदाई का सीन दिखाया जाता है। और वो जैसे ही उसके अंदर लेने वाली थी उसी वक्त शत्रुघ्न कहता है कि हम भी तो तुम्हारी जरूरत का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद वो अपनी भाभी को मस्त मजे लेता है। फिर जब वापस सीन शिफ्ट होता है तो हमें वही कूड़े का ढेर दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले थे इंक्लूडिंग गोलू के पापा। फिर वहाँ पर बिट्टू भैया भी आ जाते हैं और उनसे एक पुलिस वाला कहता है कि घड़ी कपड़ा मोबाइल मैच हो रहा है भैया, और गाड़ी भी पास में ही मिली है। फिर उसके बाद जैसे ही गुड्डू भैया गोलू के पापा से बात करने जाते हैं वो खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें जेल का दिखाया जाता है, जहाँ पर रमाकांत पंडित तो उस कविराज से मिलने जाते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्यों किया तुमने ये सब। आपको तो याद ही होगा कि उसने लाला की हत्या की थी पिछले एपिसोड में। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देखो भैया। हालांकि उसने ये कहा कि ऑफर मिला था इसलिए कर दिए, और बाहर घर भी तो देखना था। फिर आखिर में उसने ये कहा कि पैसा दे रहे थे जौनपुर वाले इसलिए खेल कर दिए। मुझे आप लोग ये कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आप लोगों को कोई इतना पैसा दे तो आप भी जेल जाना चाहेंगे क्या। फिर वहीं पर हमें शरद और कालीन भैया की जुगलबंदी दिखाई जाती है अगले सीन में। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि मिर्जापुर के बॉर्डर पे गोलू की लाश मिलना गुड्डू को खुला चैलेंज करना है, और ये सब दत्ता और शत्रुघ्न का किया धरा है। तो उसी पर शरद कहता है कि गोलू की मौत का ब्लेम देने से अच्छा मैं उसकी मौत की जिम्मेदारी ही ले लूं, ताकि भौकाल बना रहे। गुड़ फटे तो फटे लेकिन नवाबे न घटे, वही वाला सीन है यहाँ पे। फिर वहीं पर कालीन भैया कहते हैं कि ये सब करने से गुड्डू तुम पर अटैक जरूर करेगा, इसलिए जो करोगे सोच समझ के ही करना। फिर अगले सीन में शरद लखनऊ जाकर सीएम माधुरी के घर पर छिनाला मचा रहा होता है, और वहीं पर वो बात भी कर रहा होता है कि हमको गुड्डू के ईगो को टारगेट करना है। और अगला सीन हमें जेल का दिखाया जाता है, जहाँ पर गुड्डू भैया और उनके पापा बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि गुड्डू भैया गोलू की मौत के बाद बहुत बेचैन हो गए थे। फिर वहाँ अपने पापा से बात करते हैं और वो पूछते हैं कि हम क्या करें पापा, और उनके पापा कहते हैं कि आज पहली बार तुम हमसे राय मांगने आए हो, लेकिन हमारे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। उसके पापा इससे पूछते हैं कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है। फिर गुड्डू भैया कहते हैं कि हमको तो बस मारना आता है। उसी पर उसके पापा कहते हैं तो मार बहचो। लेकिन यार सच में ये सब सुनने की उम्मीद मुझे रमाकांत पंडित जी से तो नहीं ही थी, लेकिन खैर मैं भी हैरान हूँ आप लोगों की तरह। फिर उसके पापा कहते हैं कि हमने जेल में आकर एक ही चीज सीखी है, और यहीं पर आता है इस एपिसोड का सबसे खतरनाक डायलॉग, सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वही असूल है, जो करना है करो। फिर अगले सीन में गुड्डू भैया अपने फैक्ट्री में होते हैं और वहाँ पर वो अपने चेलों को बताते हैं कि असला चाहिए तो मिलेगा, लेकिन जौनपुर में घुस के जिसकी भी शक्ल पसंद न आए या जिस पर भी शक हो उन सबको ठोक दो। फिर वो कहते हैं कि हम सबको चाहिए इज्जत, और उसके लिए हम क्या करेंगे, जौनपुर की गांड फाड़ के रख देंगे। और फिर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो गुड्डू भैया को ये बताता है कि वहाँ पर विश्वानंद दुबे आया है, अर्थात पुलिस वाले आए हैं
गुड्डू भैया से मिलने। फिर गुड्डू भैया उससे पूछते हैं कि आज यहाँ आना कैसे हुआ दुबे जी। तो वो फोन निकाल कर सीएम माधुरी से बात करवाता है और सीएम माधुरी गुड्डू भैया से कहती है कि हमारी फैमिली को छोड़ दो, मतलब बीना त्रिपाठी और उसके बच्चे को। इसके बदले हम रमाकांत पंडित का केस पर्सनली हैंडल करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उनको फांसी की सजा ना दी जाए। उसके बाद सीएम माधुरी ये भी कह देती है कि मिर्जापुर में घुस के मारने से हमें सिर्फ एक ही चीज रोक रही है और वो है हमारी फैमिली। एंड लास्टली अपने गुड्डू भैया कहते हैं कि अगर हमारे पिताजी को कुछ हुआ ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। फिर गुड्डू भैया ये कहते हैं कि हमको जो जरूरत लगेगा हम करेंगे और इसके बाद ही वो कॉल कट जाता है। फिर इसके बाद ही उन्हें पता चलता है कि जज का ट्रांसफर हो गया है और डिम्पी यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई होती है और कहती है कि हियरिंग का डेट भी इसी हफ्ते है। इसके बाद बीना त्रिपाठी और गुड्डू की बात हो रही थी, जिसमें बीना त्रिपाठी उससे पूछती है कि आप अपने पापा और हम में से किसको चुनेंगे। हालांकि ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई। तो गुड्डू भैया कहते हैं कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, अब उन्हें नहीं खो सकते हैं और लन्ना की जिम्मेदारी हमारी है। वैसे भी यार कोई भी छिनाल पे कैसे भरोसा कर सकता है, तुम ही सोचो। फिर बीना कहती है कि हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मानना पड़ेगा यार बीना त्रिपाठी इस वेब सीरीज में सबसे ज्यादा भरवी कैरेक्टर है। मतलब भरोसे का भरोसा कैसे करते हैं, कोई बीना त्रिपाठी से सीखे। फिर नेक्स्ट सीन में दद्दा और शत्रुघ्न त्यागी के बीच में वही बकचोदी चल रही होती है कि वहीं पर शत्रुघ्न कहते हैं कि हमें एक्सपैंड करने की जरूरत है दद्दा, हमें मिर्जापुर पर कंट्रोल चाहिए। और वो ये भी कहता है कि गोलू मरी है लेकिन वो सारा गुड्डू अभी भी जिंदा है। फिर दद्दा बोलते हैं हट पगला, गुड्डू अपना कब्र खुद ही खोद के बैठा है। फिर नेक्स्ट सीन में शत्रुघ्न अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आया था, मतलब कि समझ रहे हो ना, वो यहाँ गोलू से भी मिलने आता था और आज उसकी बीबी उसका पीछा कर रही होती है और वहीं पर वो उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है गोलू के साथ, जहाँ पर गोलू कह देती है तुम्हारी तो भाभी लगी ना शत्रुघ्न। उसके बाद उसकी भाभी यानी कि उसकी बीवी को भी ये लग जाता है कि यह बड़े नहीं बल्कि छोटे हैं, वाकई छोटे ही हैं। और जैसे ही वो वहाँ से भागने वाली होती है वैसे ही उसको शत्रुघ्न रोकने की कोशिश करता है और तभी आग में घी डालने वाला काम कर देती है गोलू और कहती है कि तुम्हारे तो लौड़े लग गए। और वहाँ पर उसकी भाभी को भड़काने के लिए ये भी कह देती है कि दद्दा को मारने वाले थे, अब तो तुमको भी मारना पड़ेगा, अर्थात उसकी भाभी को। फिर वह शत्रुघ्न उसको कहने लगता है कि भाभी रुकिए, हम सब समझा देंगे आपको। लेकिन बस वही यार वो छीना छपटी और छिनालेबाजी होती है वहाँ पर और कहता है कि भाभी हम सब ठीक कर देंगे और वो उन दोनों को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में विश्वानंद दुबे पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर फील्डिंग सेट कर रहा होता है गुड्डू भैया के लिए। फिर कोर्ट में जज रमाकांत पंडित से पूछते हैं कि आपको कुछ कहना है, लेकिन वो कह देते हैं कि हमको कुछ नहीं कहना है। और वहीं पर हमें ये भी देखने को मिल रहा होता है कि गुड्डू भैया कुछ प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन जब जज साहब फैसला सुना रहे थे और बता रहे थे धारा 353 फॉर किलिंग सिविल सर्वेंट और धारा 302 के तहत, वहीं पर उसके आगे वो कुछ बोल पाते कि वहीं पर रॉबिन कहता है कि प्रोसिक्यूशन शुरुआत से ही गलत केस लड़ रहा है जज साहब। फिर वह कहता है कि हम जानते हैं जज साहब, इस एसएसपी मौर्य और रमाकांत पंडित दोनों ही गुड्डू को अरेस्ट करने ही गए थे, वही केस था। फिर वह कहता है कि और हम ये सब इसलिए जानते हैं क्योंकि गुड्डू पंडित के सारे इलीगल धंधे और गलत कामों के सबूत हम ही ने इनको दिए हैं। फिर वह कहता है कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस दोनों ही कोर्ट में यह बात छिपा रही है शायद, और इन लोगों ने इनकाउंटर की बात भी छिपा रखी है शायद। और वो यहीं पर कहता है कि हम कोर्ट में सारे प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। और फिर वहीं पर जज साहब कहते हैं कि यह कोर्ट अपना फैसला होल्ड करती है और पुलिस को आदेश देते हैं कि राधेश्याम यानी कि रॉबिन का बयान तुरंत नोट किया जाए, उसके बाद अगली हियरिंग की डेट डिसाइड की जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि गुड्डू भैया ने जो प्लानिंग की थी वह फेल हो चुकी थी। हालांकि यहाँ किसी को पता नहीं था कि उन्होंने क्या प्लान किया है, लेकिन उन्हें रॉबिन पर बहुत गुस्सा आया था। इसका सबूत हमें अगले सीन में मिलेगा। फिर यहाँ पर शरद सीएम माधुरी के ऑफिस में बकचोदी काट रहा होता है और न जाने कौन सा गांजा बना रहा था। हालांकि यार देखो ये सब सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो आप लोग मत करना। कि तभी वहाँ पर सीएम माधुरी का सेक्रेटरी आकर बताता है कि आईजी दुबे का फोन आया था और उसने कहा कि वहाँ पर प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिर आईजी दुबे सीएम माधुरी को कॉल करके कहता है कि रमाकांत पंडित का केस आगे बढ़ गया है मैडम, और गुड्डू के लिए जो प्लान किए थे वो भी नहीं हो पाया। कहा कि गुड्डू ने कुछ हुड़दंग मचाया ही नहीं, हालांकि उसे मचाने का मौका ही नहीं दिया इस रॉबिन चूतिए ने। फिर अगले सीन में रॉबिन, डिम्पी और उसकी माँ बातचीत कर रही होती
है और बड़ा बढ़िया पारिवारिक माहौल बना हुआ था कि तभी वहाँ पर गुड्डू भैया आ जाते हैं। सो गाइस, अगर आप अभी तक कुछ सीरियस नहीं थे इस स्टोरी में, देन ये सीन जरूर सुनना। फिर यहीं पर गुड्डू भैया पूछते हैं कि काहे दिए सबूत तुम पापा को। फिर वहीं पर रॉबिन कहता है कि हमको पता है आपको सबूत देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप हमसे गुस्सा हैं। कि तभी वहाँ पर गुड्डू भैया ये पूछते हैं कि तुमको हमारे व्यापार के बारे में पता था, तुमको हमारे परिवार के बारे में पता था, तो अब तुम ये भी बता दो कि क्या खेला किए हो तुम भोसड़ी के। फिर अगले सीन में रॉबिन गुड्डू भैया से माफी मांगता है और कहता है कि छोटे भाई समझकर माफ कर दीजिए गुड्डू भैया। कि तभी गुड्डू भैया ने रॉबिन के गले पर धर दबोचा। फिर हुई छोटी सी झड़प और रॉबिन ने गुड्डू से ये कहा कि आपने तो सिर्फ खोया है, मैंने मना किया था गोलू को, लेकिन उसको टाइम पर रोक नहीं पाए। फिर उसके बाद गुड्डू भैया पूछते हैं कि तुमको पता था गोलू का। फिर रॉबिन कहता है कि हाँ, वो हमारे पास आई थी, अपना अकाउंट क्लोज करवाई और चली गई। उसके बाद गुड्डू भैया कहते हैं कि बड़े आए परिवार चलाने वाले भौंसड़े के। उसके बाद गुड्डू भैया कहते हैं कि यहाँ चूतियों की तरह हम गोलू को ढूंढ रहे हैं और तुमने हमें बताया ही नहीं। उसके बाद जो हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ मेरे यार। रॉबिन की बूंद मारने के बाद रॉबिन की दोनों आंखें फोड़ दी और बेचारा रॉबिन वहीं पर मर गया। I mean ऑन स्पॉट डेड बे। फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि जो गुड्डू भैया ने किया क्या वो सही किया। खैर, काफी दर्दनाक और सैड एंडिंग थी यार। वैसे अगर आपने मिर्जापुर सीजन 3 की बाकी एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर देख लो। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे यार सब्सक्राइब करना तो फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नई वीडियो में, जहां पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 की एपिसोड 9 के बारे में। सो गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी मिर्जापुर की, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 महिलाएं हैं जो ये बात जानती हैं कि वो शत्रुघ्न त्यागी नहीं बल्कि भरत त्यागी है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। और सीन की शुरुआत होती है शत्रुघ्न त्यागी के घर से। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शत्रुघ्न त्यागी बहुत तेजी से पैकिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनकी माँ आ जाती है और उनकी माँ उनसे पूछती है कि तुम अभी तक नाराज हो हमसे। तो वो कहते हैं कि हम सलोनी को वेकेशन पे ले जा रहे हैं। यार जस्ट फॉर द फैक्ट मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने मेरी एपिसोड 8 की वीडियो देखी होगी, शत्रुघ्न त्यागी ने अपनी भाभी सलोनी को गोलू के साथ जेल में बंद कर रखा है। जेल से हमारा मतलब था एक खुफिया घर। फिर वो कहते हैं कि गिन्नी आपके साथ ही रहेगी। गिन्नी यानी कि उसकी बच्ची। जब उनकी माँ कहती है कि तुमको काहे लगता है कि तुमको कोई समझ नहीं पाएगा, उसी बात पर शत्रुघ्न त्यागी कहते हैं कि आप समझेंगे कि हम बड़े नहीं छोटे हैं। तब उनकी माँ ये कहती है कि हमको सब पता है कि तुम बड़े नहीं छोटे हो, हमको ये भी पता है कि अब हमारा एक ही बेटा है, पर वो कौन वाला है अब इसका डिसीजन तुमको करना है। भरत को खो के ये परिवार खुद को संभाल पाएगा कि नहीं हमको श्योर नहीं है। ऐसा कहकर उनकी माँ चली जाती है। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही कैद खाना जहाँ पर उसने गोलू और अपनी भाभी को कैद कर रखा था। तो वहीं पर बातचीत होती है गोलू और सलोनी के बीच में, जहाँ पर सलोनी कहती है कि हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। उसी पर गोलू कहती है कि हम समझाते हैं कि हम है गोलू जिस पर आपके देवर लटू थे। फिर सलोनी कहती है काहे झूठ बोल रही हो, शरद ने अभी कुछ ही दिनों पहले गोलू को जलाकर फेंकवाया था, गोलू तो मर चुकी है। जिसके बाद गोलू ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। फिर वो कहती है कि जो चल रहा है वो जरूरी नहीं है, जो चलने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ही दरवाजा खुलेगा हमारी और आपकी मौत हमारे सामने होगी, इसलिए क्योंकि अब आपको भी ये पता चल गया कि गोलू जिंदा है। तो आपको क्या लगता है शत्रुघ्न आपको यूं ही जाने देगा? फिर इसके बाद सलोनी कहती है कि अगर आप गोलू हैं तो आपका मरना तो तय है, लेकिन छोटे हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर गोलू उसको भड़काती है और बकचोदी पेलने लग जाती है। फिर उसके बाद सलोनी उसकी मदद करने लग जाती है हथकड़ी को खोलने में, जिसमें वो दोनों कामयाब भी हो जाते हैं। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गुड्डू भैया की माँ और डिम्पी दोनों ही सदमे में थी और वहाँ पे हमें देखने को मिलती है रॉबिन की बॉडी, जो कि ऑब्वियसली अगर आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा तो आपको सब पता ही होगा कि रॉबिन की मृत्यु हो चुकी थी। फिर वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि अगर आपको आइडेंटिफाई करने को दिया जाए तो आप बता पाएंगे कि वो कौन है। इसके बाद तुरंत ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले आते हैं त्रिपाठीज मेंशन में, जहाँ पर गुड्डू भैया रह रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी माँ ने पुलिस वालों को बता दिया कि ये काम गुड्डू भैया ने ही किया है। कि तभी वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग भागने लग जाते हैं और पुलिस वहाँ पर आकर गुड्डू भैया को गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर उसके अगले ही सीन में वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें जरीना और सीएम माधुरी का सेक्रेटरी होता है, जो कि बीना त्रिपाठी और उसके बच्चे को लेने आया हुआ होता है। और इसके बाद हमें एक
एक लड़का दिखाया जाता है जो कि चाचा जी की मालिश कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके चाचा जी टीवी पर वही जरीना का ऐड देख रहे होते हैं, जहाँ पर उनके चाचा जी का मन मचलने लगता है जरीना को देखकर। तो आपको याद ही होगा जरीना और उनके चाचा के कैसे संबंध थे। अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारे पिछले एपिसोड्स में जाकर देख सकते हैं। फिर जैसे ही चाचा जी कहते हैं कि अब समय आ गया है बाहर निकलने का, उसी वक्त वो लड़का उनके पैरों में दांत काट लेता है और चाचा जी कहते हैं चुतिया गए हो क्या बहनचोद। फिर वो लड़का कहता है कि आप ही ने तो बोला था जैसे ही हमारे दिमाग में यहाँ से निकलने का ख्याल आए तो हमें दांत से काट लेना। और फिर वो लड़का कहता है कि जब तक माधुरी का सरकार गिर नहीं जाता तब तक आप यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो, और उनको एक गे वाला जोरदार चुम्मा देता है। फिर चाचा जी भी कह देते हैं कि ठीक है हम नहीं जाएंगे बाहर, तुम जाओगे। फिर अगले सीन में बीना त्रिपाठी सीएम मेंशन पहुंच चुकी होती है और उनका सेक्रेटरी बताता है कि अब तो सीएम से मिलना रात में ही होगा। फिर सीएम माधुरी शरद को एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाती है अपने ऑफिस में, और वहाँ पर शरद भैया को ये पता चलता है कि सीएम माधुरी ने गुड्डू भैया को पकड़ लिया है। तो फिर शरद पूछता है कि ये कैसे हुआ। फिर सीएम माधुरी बताती है कि उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया है। तो फिर शरद भैया और सीएम माधुरी एक हग करते हैं। इसका मतलब था कि उन दोनों के बीच में कुछ संबंध बन चुके थे। फिर उसके बाद शरद पूछता है कि आप हमें मुन्ना को कब सौंप रही हो। तो उसी बात पर सीएम माधुरी कह देती है कि हमने तुम्हारे साथ एक नया भविष्य देखा है, अगर समझ गए तो कमेंट में जरूर बताना। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जरीना शॉपिंग पे गई हुई थी। वहीं पर उसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर करती है और चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करने वाली थी कि तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो चाचा जी की मालिश कर रहा था। खैर उसने कहा कि मैं आपके लिए ऑफर हूँ, और उसने ऑफर दिया कि बहुत बड़ी पार्टी है और प्राइवेसी होगी फुल और सर्विस चाहिए पर्सनल। मतलब तो समझ ही गए होगे यार, ये तो बहुत ही क्लियर है। और उसके बाद वो बैग में भरे हुए पैसे भेजता है नीचे से। खैर अगर तुम समझ गए हो कि किस टाइप की सर्विस चाहिए तो कमेंट्स में एक बारी बता जरूर देना यार। फिर उसके बाद सीएम माधुरी आती है गुड्डू भैया से मिलने के लिए जेल में। फिर वहाँ पर गुड्डू भैया बकचोदी काट रहे होते हैं सीएम माधुरी के साथ। सीएम माधुरी कहती हैं कि कितना जाल बिछाए थे हम तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने तो ये सब आसान कर दिया हमारे लिए, वो भी खुद ही सरेंडर करके। उसके बाद फिर गुड्डू भैया कहते हैं कि मुन्ना को हम रोज मारते हैं। फिर सीएम माधुरी कहती हैं कि मुन्ना तो मर चुका है, और इसी बात पर सीएम माधुरी ये भी कह देती हैं कि मन की शांति बहुत जरूरी है और इसी कायदे से सबसे पहला हक तुम पे शरद का है। और फिर सीएम माधुरी जाने लगती है और जाते जाते जेलर को ये बोल के जाती है कि फिलहाल मारिए इन्हें लेकिन मरने मत दीजिएगा। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं शत्रुघ्न त्यागी को, जो कि वापस वही बंकर में आए हुए थे जहाँ पर उन्होंने गोलू और अपनी भाभी को बंद कर रखा था। फिर वहाँ पर शत्रुघ्न त्यागी की भाभी कहती है उससे कि शत्रुघ्न हमें बाहर जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उसी बात पर शत्रुघ्न त्यागी कहते हैं कि शत्रुघ्न नहीं है हमें भरत त्यागी, छोटे का कुछ अंश बाकी रह गया था हमें। तो फिर वो अपनी भाभी को बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है कि हम ये सब ठीक करके आते हैं, तुम बाहर जाओ। फिर वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे ही भाभी उसकी तरफ बढ़ रही होती है कि उसी बीच गोलू ने उस पर हमला कर दिया और उसकी भाभी की कलाई काट दी और उसकी भाभी शत्रुघ्न त्यागी पर गिर जाती है। एंड देन वहीं पर इसी बीच गोलू भागने की कोशिश करती है और भरत त्यागी उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन लास्ट शॉट गोलू के कंधे पर लग ही जाता है। उसके बाद भी हमें ये देखने को मिलता है कि गोलू सक्सेसफुली भाग गई होती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गुड्डू भैया जो कि जेल में होते हैं और उन्हें एक स्पेशल सेल में लाया जाता है। वहाँ पे एक साथ ही 8-10 लोग मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। फिर गुड्डू भैया जमकर उन सबकी धुलाई करते हैं कि वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि एक कैदी जो कि बहुत जांडल सा था वो वहीं जेल में बैठा ये सब देख रहा होता है कि तब तक गुड्डू भैया ने सभी को निपटा दिया था। और तभी पुलिस वाले उससे कहते हैं कि दारू भी मिलेगी, मीठा भी मिलेगा और गार्ड भी। इसके बाद वो बंदा उठ जाता है और गुड्डू भैया की जम की धुलाई करने लगता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीएम मेंशन में बीना त्रिपाठी और सीएम माधुरी दोनों साथ ही डिनर कर रहे होते हैं और सीएम माधुरी कहती है कि अब से जो हमारा है वो आपका भी है। फिर सीएम माधुरी ये भी कह देती है कि हम समझ सकते हैं कि गुड्डू के पास रहना नर्क से कम नहीं होगा, हालांकि उसे क्या पता कि वो गुड्डू के साथ तो मजे से रह रही थी। फिर सीएम माधुरी बीना त्रिपाठी को गुड्डू भैया का वो फोटो दिखाती है जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो रखे थे और वो कहती है कि अब शायद कहीं आपको अच्छे से नींद आ जाए। फिर उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलती है डिम्पी और उसके पापा के बीच एक वार्तालाप, वो भी जेल में। तो उसके बाद होता ये है कि पंडित जी कहते हैं कि जो हुआ बेटा उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसी पर डिम्पी कहती है कि जो हुआ उसकी जिम्मेदारी तो कभी किसी ने ली ही नहीं पापा। और उसके बाद डिम्पी का ये कहना था कि हमको मम्मी बताई है कि आपके पास गुड्डू के खिलाफ काफी सारे सबूत हैं, वो हमको चाहिए। उसी पर उसके पापा कहते हैं कि हाँ बेटा हमारे पास सबूत तो है और हम
हम इस बात पर ज्यादा बहस भी नहीं करेंगे और तुम्हें जो सबूत चाहिए वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। फिर उसके पापा एक सुझाव देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बेटा सिस्टम पे भरोसा मत करना, हमने सिस्टम पे भरोसा किया और आज देखो हम कहाँ हैं। उसी बात पर डिम्पी कहती है कि गुड्डू पंडित आप सबों की गलती है और इस गलती को हम इसके अंजाम तक पहुँचाएंगे। यानी कि वो गुड्डू भैया को सजा दिलवाना चाहती थी। एंड देन एट द एंड हमें ये देखने को मिलता है कि डिम्पी के हाथों वो सारे सबूत लग जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये एपिसोड हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नई वीडियो में, जहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 की एपिसोड 10 के बारे में, जो कि मिर्जापुर की लास्ट एपिसोड भी है। और अगर आपने अभी तक मिर्जापुर की बाकी एपिसोड्स नहीं देखी है तो इंतजार किस बात का कर रहे हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए और जाकर देखिए। तो बिना बकचोदी किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइस सीन की शुरुआत होती है गुड्डू भैया के फैक्ट्री से, जहाँ पर गुड्डू भैया के फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जो कि बेसिकली एक दिहाड़ी मजदूर थे, वो लोग गुड्डू भैया के मैनेजर से पैसे मांग रहे थे। कि तभी हमें देखने को मिलता है कि गोलू दीदी वहाँ पर आ जाती है और तभी सारे वर्कर्स वहाँ से चले जाते हैं। इतना सब होने के बाद गोलू दीदी को ये पता चलता है कि गुड्डू भैया जेल चले जा चुके हैं और उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसके बाद गोलू एक आदमी को फोन करती है और उससे कहती है कि जेपी यादव से मीटिंग फिक्स करवाइए। फिर अगले सीन की शुरुआत होती है वाराणसी से, जहाँ पर वही चाचा का चमचा और जरीना दोनों चाचा जी से मिलने आए थे और आगे का सीन तो आप समझ ही सकते हैं। खैर तो इसके बाद जरीना और चाचा जेपी पांडे के बीच में चिनालेबाजी होती है कि तभी चाचा जी कहते हैं आपको देखकर हमारा पुराना जेपी यादव वापस आने को बुला रहा है। कि फिर वहीं पर जरीना ये कहती है कि मुद्दे पर आइए ना, और तभी जेपी यादव कहते हैं कि चलिए ठीक है मुद्दे पर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कितने में बिकोगी? अरे ये वो वाला बिकना नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो फिर यहीं पर चाचा जी कहते हैं कि हमें माधुरी और उसकी सरकार खत्म चाहिए। कि तभी वहाँ पर जरीना मान जाती है और कहने लगती है कि यदि हमने सीएम माधुरी की सरकार गिरा दी तो यहाँ पर सीएम हम बनेंगे। उसी पर जेपी पांडे कह देते हैं कि गांव बसा नहीं और गांव की सबसे ऊंची इमारत पे बैठने का सपना मत देखो। फिर वो बोलते हैं कि ज्यादा सोचिए मत आरिए। अब यहाँ पर क्या उतारने की बात हो रही है तुम तो समझ ही गए होगे। तो फिर चाचा जी पूछते हैं कि कैश की बात हुई थी वो तो पूरे ही थे। तो उसी पर जरीना कह देती है कि जब पैसे पूरे हैं तो मजा भी पूरा ही मिलेगा। तो यहीं पर हमें एक मस्त सीन देखने को मिलता है। माफ करना यार कॉपीराइट इशू की वजह से मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। और फिर यहीं पे हमें देखने को ये भी मिलता है कि जरीना मस्त अपनी साड़ी उठाकर चाचा जी के ऊपर बैठ जाती है और न जाने कैसी कैसी गंदी आवाजें निकालने लगती है। तो बीच में कबाब में हड्डी आ जाता है। हाँ सही समझे, वही बहन का लौड़ा जो चाचा जी की मालिश किया करता था। फिर यहीं पर हम जरीना को देखते हैं एक बस में काफी सारे एमएलएस को कहीं ले जा रही होती है। कि तभी वहाँ पर किसी मंत्री का फोन आता है उसे और वो पूछते हैं कि इतना लेट काहे हो रहा है। और जरीना भी उसे झांसा देते हुए कह देती है कि बस 4-5 किलोमीटर का सफर बचा हुआ है मंत्री जी, बस आ ही रहे हैं। फिर इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जरीना वही सारे एमएलएस को शरद शुक्ला के पास ले जाती है और जैसे ही उस मंत्री का फोन आता है उसे ये पता चल जाता है कि उसे धोखा मिल चुका है। और वहीं पर शरद शुक्ला उनसे बात करके कह देते हैं कि आप माधुरी के पोजीशन में हैं, यानी कि हमारे भी, तो इसलिए कह दीजिएगा अपने जेपी यादव से कि हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो अब से यहाँ पर हम टेक ओवर करेंगे। और वहीं पर शरद भैया ये भी कह देते हैं कि आपकी कीमत तो जेपी यादव ने लगा दी, अब आपके जान की कीमत हम लगा देते हैं। वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि सीएम माधुरी एक ओपन सेरेमनी कर रही होती है एक पुतले का जो कि उनके फादर का था। तो फिर वहीं पर हमें ये दिखाया जाता है कि गोलू दीदी बनारस पहुंच जाती हैं जेपी यादव के पास और वो उससे कहने लगती है कि क्या बात है यादव जी, हमेशा बिल में ही घुस के रहने का इरादा है क्या? उसके बाद गोलू दीदी ये कहती हैं कि पैसा वैसा तो ठीक है लेकिन असली मजा तो बाहुबल में है। फिर उसके बाद गोलू दीदी ये कहती है कि माधुरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसको अकेले नहीं तोड़ पाएंगे। और यहीं पर वो ये बात भी मेंशन करती है कि जहाँ पर आपकी पॉलिटिक्स भी फेल हो गई थी वहाँ हमने त्रिपाठियों को भी जड़ से उखाड़ फेंका था। और गोलू दीदी ये कहती है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, गुड्डू पंडित, जो कि फिलहाल जेल में है। खैर तो यार सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है सीएम माधुरी ऑफिस। यार लेकिन मानना पड़ेगा डिम्पी को, उसने सारे सबूत लिए और फटाफट गई सीएम माधुरी के पास और सारे सबूत उसने सीएम माधुरी को दिखा दिया। वैसे तो यार ये सबूत इस बारे में था कि सीएम माधुरी के फादर जो कि उस टाइम के सीएम थे उसको किसने मारा। खैर तो ये सारे सबूत सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे थे और वो था जौनपुर का किंग शरद शुक्ला, वही भोसड़ी का सीएम माधुरी के बाप को मारा था। और वहीं पर बेचारी सीएम माधुरी उसी बहन
के लड़े से इश्क फरमा रही थी। खैर तो अनजाने में गलती तो हो ही गई थी उनसे। खैर तो यार कहानी अब एक अलग ही रुख मोड़ रही थी। तभी हमें देखने को मिलता है शरद शुक्ला सीएम माधुरी के ऑफिस आते हैं और वहीं पर हमें ये पता चलता है कि सीएम माधुरी ने शरद शुक्ला को एक मौका दिया ताकि वो उसके पापा के मर्डर के बारे में उससे बता सकें, और उन्होंने ये भी कहा अगर तुम बता भी दोगे तो हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। यानी कि वो चाहती थी कि उन दोनों का रिश्ता बरकरार रहे। खैर तो यही बात समझ नहीं पाए शरद शुक्ला और उन्होंने डायरेक्टली माधुरी से ये कहा कि कालीन भैया जिंदा हैं और सुरक्षित भी। ये बात सुनकर सीएम माधुरी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गयी और उन्होंने ये कहा और कुछ ऐसा जो तुम बताना चाहते हो। उन्होंने फिर से दूसरा मौका दिया शरद भैया को ताकि वो सच बता सकें, लेकिन उन्होंने ये सच नहीं बताया। कि फिर तभी सीएम माधुरी ये कहती है कि हमें कालीन भैया से मिलना है, आप प्रबंध कीजिए और हमें कुछ टाइम अकेला छोड़ दीजिए। कि फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये देखने को मिलता है कि सीएम माधुरी बीना त्रिपाठी के पास आई होती है कालीन भैया के बारे में बताने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो अलग ही बम फुट गया यार। ये बहन की लोड़ी बीना त्रिपाठी, इसने अलग ही बकचोदी पेल दी सीएम माधुरी के सामने। उसने कह दिया कि अब हम मिर्जापुर चलाना चाहते हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी इसमें? और उसी टाइम पे वो ये भी कहती है कि अब तो और कोई बचा नहीं है हमारे खानदान में, तो हम अब अपने लिए और अपने मुन्ना के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसी पर सीएम माधुरी कहती है कि क्या पता कालीन भैया जिंदा हो, लेकिन यार बीना त्रिपाठी बड़े कॉन्फिडेंस में कह देती है कि कोई चांस नहीं है उनके बचने का। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है जेपी यादव और सोलंकी के बीच में एक कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि जेपी यादव हम तुम्हारा एम्बिशन लेके क्या करेंगे। मेजोरिटी तो अभी भी सीएम माधुरी के पास है और पैसे भी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जेपी यादव बाहुबल की बात कर रहे होते हैं। इसी पर सोलंकी कहता है कि अब कौन सा ऐसा बाहुबल बचा है जो आपकी मदद करेगा। तो इसी पर चाचा जी गोलू को सोलंकी से मिलवाते हैं और सारा प्लान समझाते हैं। फिर वहीं पर हमें देखने को मिलता है शरद शुक्ला और कालीन भैया। खैर तो यहाँ पर शरद शुक्ला काफी सारे बकचोदियां पीलता है कालीन भैया के सामने। फिर कालीन भैया भी समझ ही जाते हैं कि इस चूतिए को चाहिए क्या। उसके बाद कालीन भैया कहते हैं कि बुलाओ बैठक, जो हमने वादा किया था हम उसे जरूर निभाएंगे और हम अपने हाथों से तुम्हें गद्दी पर बिठाएंगे। इसी पर शरद गदगद हो जाता है और यहीं पर शरद कालीन भैया से ये कहता है कि कालीन भैया आप यहाँ पर हैं, ये सीएम माधुरी को पता है। उसके बाद कालीन भैया तो चौंक ही जाते हैं। खैर तो ये सब बकचोदी करने के बाद उसके बाद कालीन भैया ये कहते हैं कि एक बार माधुरी पे ट्रस्ट करने का गलती कर चुके हैं हम ट्रस्ट करते हैं माधुरी पे। खैर तो यार अभी वो हम ट्रस्ट करते हैं माधुरी पे वाला सिस्टम हैंग होगा। फिर उसके बाद शरद शुक्ला रिक्वेस्ट करता है कालीन भैया से कि माधुरी मिलना चाहती है आपसे, एक बार मिल लीजिए हमारे लिए। उसके बाद चलता है एक काफिला सीएम माधुरी का, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि सीएम माधुरी और कालीन भैया की मीटिंग हो रही है एक पहाड़ी झरने के पास। फिर कालीन भैया सीएम माधुरी को ये बताते हैं कि हमने शरद शुक्ला को वचन दिया है कि हम ही उन्हें गद्दी पर बिठाएंगे। खैर तो यार यहाँ पर काफी सारी बकचोदियां होती हैं। उसके बाद सीएम माधुरी ये कहती है कि अगर आपको आपकी फैमिली और गुड्डू पंडित चाहिए तो हम जैसा कहें वैसा ही करना होगा। फिर इसके बाद शरद शुक्ला ने बैठकी बुलवा ही दी फाइनली, और जिस दिन का बेसब्री से था शरद शुक्ला को इंतजार, वो दिन आ ही गई। और वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि मुनावर चाचा मीटिंग होस्ट कर रहे थे। खैर तो अभी वो खुद ही रोस्ट होने वाले हैं। उसके बाद मीटिंग हो जाती है शुरू और सारे लोग बैठ जाते हैं। वहीं पर मुनव्वर मियां कहते हैं कि पूर्वांचल को खड़ा होने के लिए फिलहाल किसी सहारे की जरूरत है, और वो ये बात भी कह देते हैं कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक पूर्वांचल पश्चिम की हिफाजत में रहेगा। और उस पर ही मुनव्वर मियां एक और बम फोड़ देते हैं और उस पर वो ये कहते हैं कि पूर्वांचल के हर फैसले पर पश्चिम की मोहर लगना जरूरी है। कि वहीं पर शरद शुक्ला ने ये कहा कि मुनव्वर मियां जिस क्षेत्र में मेहमान बनकर आए थे उसका मालिक बनने का सपना आपने कैसे देख लिया। और वहीं पर शरद शुक्ला ये कहते हैं कि पूर्वांचल की जड़ें काफी मजबूत है, हमें किसी की छत्र छाया की जरूरत नहीं, बल्कि आप लोग हमारे छत्र छाया में रहे हैं, भूल गए वो दिन। खैर तो उसके बाद एंट्री होती है हमारे सुपरस्टार कालीन भैया की। वहीं पर कालीन भैया ये डायलॉग बोलते हुए एंट्री मारते हैं कि सावधान रहना चाहिए हमें, ये कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। और वहीं पर कालीन भैया पूछते हैं कि भूल तो नहीं गए हमें। ये तभी मुनव्वर मियां कहते हैं कि शुक्र है कालीन भैया जिंदा है, गद्दी की दावेदारी का किस्सा ही खत्म हुआ। वहीं पर मुनव्वर मियां कहते हैं कि गद्दी पर बैठिए और इसका मान बढ़ाइए और पूरे पूर्वांचल को कर लीजिए अपने कब्जे में, मतलब कंट्रोल में। उसके बाद कालीन भैया कहते हैं कि ये गद्दी, ये परंपरा हमने और हमारे बाबूजी ने मिलकर बनाई थी, अन्यथा आप सभी का कोई अस्तित्व नहीं होता। कि तभी वहाँ पर कालीन भैया बहुत सारा ज्ञान पेलने लगते हैं गद्दी के बारे में। और उसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि शरद है अगला किंग ऑफ मिर्जापुर। लेकिन उसके बाद अफसोस के साथ वो ये भी कहते हैं कि हमें बेहद अफसोस है कि ये
आखिरी भी हैं। और उसी वक्त गोली चल जाती है शरद शुक्ला पे। मतलब शुक्ला और उसका बाप दोनों ही ढेर हो गया बहनचोद। उसके बाद कालीन भैया एक एक करके सबको निपटा देते हैं। और तभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि पुलिस वाले वहाँ पर रेड मार देते हैं और वहीं पर आईजी दुबे आकर बाकी सारे बच्चे बाहुबलियों को ढेर कर देता है। माधुरी ने प्लान बड़ा गजब का बनाया था, एक तीर से सारे बाहुबली ढेर। जिसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि शरद शुक्ला अधमरी हालत में भी उठ जाते हैं और किसी तरह अपने आप को घसीट घसीट कर गद्दी के पास ले जाते हैं। कि तभी वहाँ पर कालीन भैया उनकी मदद करके उनको गद्दी पर बिठा देते हैं और शायद वो अपनी आखिरी सांस गद्दी पर ही लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बीना त्रिपाठी जो कि सीएम माधुरी की गाड़ी से बैठकर कहीं जा रही होती है। कि तभी वहाँ पर गाड़ी रुकती है काफी सारे गाड़ियों के पास और बीना त्रिपाठी घबराकर सीएम माधुरी के सेक्रेटरी से पूछती है कि ये हम कहाँ आ गए। कि तभी उनके सेक्रेटरी उनको ये बताते हैं कि घबराइए मत, कोई आपसे मिलना चाहता है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि बीना त्रिपाठी जैसे ही गाड़ी से उतरती है उन्हें कालीन भैया मिल जाते हैं, यानी कि उनके हस्बैंड, और वो अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। खैर तो यार यहाँ पे हमें बीना त्रिपाठी अपने कालीन भैया से मिलकर ज्यादा खुश लग नहीं रही थी। कि फिर तभी वहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और कालीन भैया जेल में आते हैं और वो डायरेक्ट गुड्डू भैया के शल में जाते हैं। लेकिन वहाँ पर गुड्डू भैया होते ही नहीं है, वो कोई बहरूपिया था जो उनके बदले वहाँ पर सो रहा था। खैर तो उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि गुड्डू भैया गोलू दीदी से मिलते हैं एक बोट पर। बाकी फिर क्या था यार, दोनों आशिक मिल ही गए आखिर में। वैसे यहाँ पर एपिसोड के खत्म होने से पहले गोलू दीदी और गुड्डू भैया का एक जोरदार चुम्मा चाटी वाला सीन भी दिखाया जाता है। खैर तो यार आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी यार मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।